एमजे रिवर्ड सोसाइटी वेलकम बैक गाइस। आज हम एपिसोड 68 एक्सप्लेन करने वाले हैं, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा रिव्यू। लास्ट एपिसोड में जैसा हमने देखा था कि फेंग युआन ने एक लास्ट कोई फाइनल मेथड की बात करी थी जो कि ज़रूरी था, लेकिन वो मेथड तो हमें पता नहीं चला। तो इस एपिसोड में देखेंगे कि वो मेथड था क्या, और अगर वो मेथड पता चलता है तो उस मेथड से क्या होने वाला है और कैसे वो मेथड यूज़ होता है। इसी के साथ स्टार्ट करते हैं अपना एपिसोड 68। लेट्स स्टार्ट। करीबन आधे महीने बाद 88 रुआंग बिल्डिंग, आसमान में ना एक वाइंड स्काई, जो बर्ड्स थे ना साइथ बर्ड्स टाइप के थे, इनका बहुत बुरा हाल था। इतने ज़्यादा थे कि पूरा स्काई एकदम ब्लैक पड़ गया था। तेज़ी से वो अलायंस आर्मी की तरफ एकदम झपट रहे थे। इन बर्ड्स के बेक तलवार से भी ज़्यादा शार्प थे और उनके विंग्स कर्व्ड थे और साइथ जैसे थे, एकदम भाई रेजर टाइप के। साइथ जैसा वो मान लो, वो जो होता नहीं है खतरनाक हथियार, जो ग्रिम रिपर होता है उसके पास होता है खतरनाक सा फावड़ा टाइप का, पता नहीं क्या होता है वो, बड़ा खतरनाक लगता है वैसे टाइप का। स्पीड इतनी क्रेजी थी कि हवा में बस आफ्टर ए मैसेज छूटती जा रही थी। दुश्मनों की तरफ बिना डरे वो सीधा चार्ज कर रहे थे। हाई लेवल कहता है किल किल किल, मारो इन्हें। उसकी बॉडी के अराउंड काला स्मोक घूम रहा था, जैसे ब्लैक टेंटिकल्स बन गए हो। वो टेंटिकल्स आसमान में वाइंड साइड बर्ड्स को एकदम पकड़ पकड़ के खा जा रहे थे। आर्मी और बर्ड्स के बीच में इंटेंस बैटल पूरे 1 घंटे तक चला। दोनों साइड बड़ी कैजुअलिटीज में फंस गए। ज़मीन पर बर्ड्स की लाशें एकदम बिखरी पड़ी थी। काफ़ी गू मास्टर भी मारे गए थे। हाईलाउरन कहता है वो ऑलमोस्ट बजर्क मोड में चला गया था और हाँ करके एकदम थक गया था। बस उसका यही मुंह से आवाज़ निकली, यही उसने कहा कि हाँ थक गया भाई अपना, बस इतना ही गया था और अपने बजर्क मोड में था। हाथ हमारे एकदम सब फुल लगा दी थी जान वान एकदम। तब भी भाई थक गया था। उसका हाथ क्लो शेप में था। एयर में वो एक डार्क स्पाइरल बन गया था जो घूमता हुआ डायरेक्टली उसके राइट क्लॉ के सेंटर में जाके कर्व हो गया था और बड़ा एरिया में कवरेज बना के अटैक कर रहा था। 1 सेकंड में हज़ारों डार्क एनर्जी स्ट्रीम्स उसके क्लॉ में एकदम मर्ज हो गए थे। जैसे जैसे सारी डार्कनेस समुद्र की तरह उसी में एकदम घुसी जा रही थी। अब उसके हाथ में एक ब्लैक ग्लोइंग बॉल बन चुका था। ये कोई खतरनाक मूव तो नहीं करने वाला ब्लैक होल जैसा? उसके हाथ में ब्लैक होल टाइप का चीज़ है कोई। वो बॉल डार्क था, मिस्टीरियस था, खुद ही घूम रहा था और एकदम थंडर जैसे साउंड निकाल रहा था। हाईलाइट कहता है गो। उसकी आंखें एकदम वाइडली ओपन हो गई। पूरी पावर्स यूज़ करके अपना क्लॉ स्काई की तरफ पॉइंट करा, जैसे वो किसी हैवी वेट को उठा रहा हो। और धीरे धीरे वो ब्लैक लाइट बॉल ऊपर उठाया और जैसे ही उसने बॉल एयर में भेजा वो हवा में धीरे धीरे ऊपर गया। फिर कुछ सांस के टाइम बाद वो बॉल माउंटेन जितना बड़ा हो गया। पूरा स्काई उस ब्लैक बॉल से ही कवर हो गया और हाफ अलायंस आर्मी के ऊपर वो छा गया। जितने भी वाइंड साइथ बर्ड्स थे उनके एरिया में वो सब एकदम डिसॉल्व हो गए और मेल्ट हो गए। हड्डियां तक नहीं बची। पूरा सीन एकदम साइलेंट था, लेकिन इतना पावरफुल था कि सबके दिल एकदम ठंडे पड़ गए थे। हाई लेवल का स्पेशल किलर मूव था ये, जिसका नाम था डार्क वॉर्टेक्स। सिर्फ 6 सांसों के अंदर ही उसने 10 थाउजेंड्स ऑफ या डजन्स थाउजेंड्स ऑफ ये जो बर्ड्स थे उनको ख़त्म कर दिया था। लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि वाइंड साइड बर्ड्स क्वांटिटी में बहुत ज़्यादा थी और वो अलायंस आर्मी के ऊपर एकदम हैवी पैक्ड अटैक कर रही थी। टोटल नाइटमेयर बन गया था ना। जैसे ही डार्क वॉर्टेक्स खत्म हुआ आसमान में एक बड़ा क्लियर होल दिख गया, लेकिन तुरंत ही बर्ड्स ने वापस से अटैक स्टार्ट कर दिया था और वापस से स्काई एकदम फुल ब्लैक हो गया था। ये था 88 रुआंग बिल्डिंग का 68 फ्लोर और 25वां राउंड था। बर्ड्स के नंबर मैसिव थे, उसमें काफ़ी बर्ड्स किंग भी थे। इनका अटैक नेक्स्ट लेवल था। एक्चुअली टीम को पता था कि शायद इस राउंड को कोई इजी ट्रिक भी हो सकती है या मुश्किल होगी, लेकिन इजी ट्रिक तो निकालनी पड़ेगी। लेकिन हाई लेवल ने सीधा पावर से ही सब कुछ तोड़ने निकल चला था। वो एकदम ब्रूट फोर्स यूज़ कर रहा था। वो कोई ट्रिक नहीं आजमा रहा था, वो डायरेक्ट अटैक करवा रहा था। और इसी वजह से बर्ड्स ने भी एकदम रिवेंज मोड ऑन कर दिया था। उनका काउंटर अटैक भी बहुत वाइल्ड तरीके से हो रहा था। ये लुई शैंग हंसी के साथ कहता है हा 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 हा, मार दो इन सब कमीने बर्ड्स को, मार दो। हाई लॉरन का रॉ पावर देखकर उसका भी फाइटिंग स्पिरिट जाग गया था। ये लुई ट्राइब भी हाई ट्राइब के लेवल का सुपर पावर था। दोनों के पास गू इमोर्टल्स थे। ये लुई शांग और हाई लॉरन दोनों अपनी ट्राइब्स के टॉप लीडर थे। जब उसने हाई लॉरन का डार्क वॉर्टेक्स देखा तो उसका भी पेशेंस एकदम खत्म हो गया। ये लुई शैंग कहता है देखो मेरा नया किलर मूव फ्लेम डीमन। वो जोर से चिल्लाया, उसके स्लीव्स उड़ने लगे। उसकी प्राइमल एसेंस डायरेक्टली गो बम में चली गई। एक लाउड एक्सप्लोजन हुआ, पूरा बॉडी फ्लेम से कवर हो गया और उसके आसपास जितने भी गो मास्टर थे सब साइड हट गए। 100 स्टेप तक के एरिया तो बस वही बंदा बचा था, उसके अलावा तो उसके आसपास कोई था भी नहीं। उसका बॉडी शेक हुआ। वो फ्लेम जो स्काई तक जा रही थी उससे 10 मीटर का एकदम ब्रोंज एप बना, यानी बड़ा खतरनाक, वो जो होता है ना किंग कॉन्ग मान लो, खतरनाक एप टाइप का जो पूरा फ्लेम से बना हुआ था। इस फ्लेमिंग ब्रोंज एप का लुक काफ़ी अगली था। टीथ एकदम गोरिल्ला जैसे थे, हॉर्न्स काफ़ी अजीब थे, मसल्स भी काफ़ी बल्ब थे और फ्लेम डीमन था ये। वो डीमन स्काई में जंप मारा और जो भी उस बर्ड से टकराया, मतलब जो भी बर्ड उससे टकराया, मतलब ये जो एप था जहाँ भी जा रहा है इससे कोई टकरा रहा है या एक ही बात है यार,
चाकू पे तरबूज गिरे या तरबूज पे चाकू, कटना तरबूज को ही है, फटना तरबूज को ही है, तो वही बात है। फ्लेम डीमन फुल ऑन रैम्पेज मोड में था, सब बर्ड्स का ध्यान उस पर चला गया था। अलायंस आर्मी के गू मास्टर तो थोड़ा रिलीफ फील कर रहे थे, क्योंकि थोड़ी बहुत शांति, थोड़ा मतलब कुछ सेकंड्स के लिए तो हाथ कम चल रहे थे ना उनके, थोड़ा देखने को भी मिला। हाई लेवल दूर से चिल्लाकर कहता है, क्या फायर डीमन है, कुछ खास नहीं है इसमें। उसका टोन फुल स्मग वाला था। ये लुई शेंग हंसी के साथ कहता है, हाई ट्राइब लीडर एक बार और देख लो। जैसे ही उसने ये बोला, उसकी बॉडी फिर से शेक हुई और उसकी फ्लेम गिर गई और फॉर्मिंग हुआ एक फ्लेम डीमन का। और हाई लेवल का एक्सप्रेशन तुरंत बदल गया। सिर्फ वो नहीं, आर्मी के में खड़ा फेंगीवान भी सीरियस हो गया। फ्लेम डीमन तो पावरफुल था, लेकिन ये देख के सब शॉक्ड हो गए कि उसके पास एक से ज़्यादा थे। यानी फ्लेम डीमन देखो अकेला पावरफुल होता है, लेकिन यहाँ पे भाई ने एक नहीं निकाला और भी निकाले, यहाँ तक कि फेंगीवान भी थोड़ा शॉक्ड हो गया था। 88 रुआंग बिल्डिंग सबको बहुत सारे चांसेस दे रहा था। सिर्फ फेंगीवान या हाई लावला नहीं, बल्कि गू मास्टर भी काफ़ी रिवॉर्ड्स ले जा रहे थे बाकी वाले। जब 6 फ्लेम डीमन बैटलफील्ड में एंटर हुए, तब जाके ये लुई शेंग की बॉडी की फ्लेम अब खत्म हो गई। फेंगीवान अंदर से सोचता हुआ कहता है, 6 फ्लेम डीमंस यार, थैंकफुली 6। हाई लेवल का टेंशन भी थोड़ा कम हुआ। ये लुई शेंग डेफिनेटली पावरफुल था, ये किलर मूव बहुत बढ़िया था, लेकिन पावर में वो डार्क वॉर्टेक्स के इक्वल ही था, उससे ज़्यादा नहीं था। फ्लेम डीमन ने 1 घंटा बैटलफील्ड में एकदम मचा दिया, एकदम खतरनाक मास्कर कर दिया। धीरे धीरे उनकी पावर कम होती गई और एंड में वो जितने भी बर्ड्स थे सब मच गए और कुछ तो मर भी गए। लेकिन उसके बाद फेंगीवान और ताई बाई यूनशेंग और शी शुई और पाई यान फाई और ताओ यू और गू गुआंगलोंग, बाकी गू मास्टर सब ने अपने किलर मूव पे फुल अटैक कर दिया। रैंक 5 के एक्सपर्ट्स का एक पूरा पावर चला गया और एकदम दिखने लग गया कि भाई रैंक 5 के एक्सपर्ट जब साथ मिलकर लड़ते हैं तो कितना खतरनाक होता है। सिचुएशन तो भाई अब सीधा आर्मी के फेवर में आ गई थी, जो पहले बर्ड के फेवर में थी अब इनके फेवर में आ गई थी। फाइनली उन्होंने राउंड क्लियर करा और 26वां राउंड में एंटर हो गए। तभी हाई शू रिपोर्ट देते हुए कहता है, लॉर्ड ट्राइब लीडर, 13 ट्राइब लीडर्स ने एक रिक्वेस्ट भेजा है। वो एडवांसमेंट थोड़ा रोकना चाहते हैं, कैजुअलिटीज़ बहुत ज़्यादा हो गई हैं, उन्हें रेस्ट और रिकवरी चाहिए। यहाँ पे भाई रिपोर्ट लेके आ चुके हैं ऐसे टाइम पर जिस टाइम पे हाई लेवल का दिमाग ख़राब रहता है। वो भी 13 ट्राइब्स के लीडर थे, सबने बोला था। हाई लेवल अभी राउंड को प्रॉपर्ली स्टडी भी नहीं कर पाया था, उसके पहले ही ये जो अटेंडेंट था हाई शू रिपोर्ट ड्रॉप कर चुका था। ये सब सुनने के बाद हाई लेवल कहता है, इतनी कम कैजुअलिटीज़ में ही इतना डर, कितने भगोड़े हैं ये लोग, एक से भी मतलब एक से एक बढ़ के निकम्मे लोग हैं ये। उसने कह तो दिया था अब हम आगे बढ़ेंगे चाहे जो हो जाए, अब हमें आगे ही बढ़ना पड़ेगा, और ये कह दिया उसने आगे, और देखते हैं अब क्या होगा। उसकी पूरी जितनी भी ट्राइब्स, जितने भी जुड़ी ट्राइब, जितने मतलब जितना भी आर्मी था ना, क्योंकि देखो एक ट्राइब नहीं है, यहाँ पे बहुत सारी ट्राइब मिक्स हुई है ना, इसलिए तो अब सबको मतलब बोल दिया उसने कि भाई अगर तुम नहीं माने बात तो देखो तुम्हारी पूरी जितनी भी जोड़ी ट्राइब है सबको ख़त्म कर दिया जाएगा, छोड़ा नहीं जाएगा, नुकसान। ये 10 बातें सुना दी भाई ने कि अभी तो जो बोला है सिर्फ उतना ही करना है। ये कहते ही इसने वो लेटर अपने हाथ में पकड़ा और तुरंत ही छोटे छोटे टुकड़ों में फाड़ दिया। हाई लॉलन कहता है आगे बढ़ो, चार्ज। हाई लॉलन ने हाथ उठा के आर्मी को कमांड दिया। उसके अंदर अब जितने भी लोग थे सारे आगे बढ़ने लगे, लेकिन थोड़ी बहुत बेचैनी भी थी। आजकल 88 रुआंग बिल्डिंग हर कुछ दिनों में कुछ ना कुछ अजीब सी कंपन कर रही थी, छोड़ रही थी। ऊपर से उस टोकन का गायब होना, हाई लॉरेन को लग रहा था कि कुछ बड़ा होने वाला है, कुछ ऐसा जो सोचा नहीं जा सकता। उसे किसी भी बड़ी दिक्कत से पहले स्ट्रेंथ पाथ इमॉर्टल को चाहिए था, इसलिए भाई लगा हुआ है। उसे पहले ही पता है कि कोई दिक्कत होने वाली है, बिल्कुल मुझे भी लग रहा होगी। सिर्फ गू इमॉर्टल बनने के बाद ही उसके पास वो पावर होती जो इस बदलते सीन को कंट्रोल कर सकती थी। इस बार का चैलेंज 28 राउंड तक चला गया। जब सब लोग थक गए और कैजुअलिटीज़ हद से ज़्यादा बढ़ गई, तब जाके हाई लावलन ने फाइनली रिट्रीट करने का फैसला किया ताकि सब लोग थोड़ा रिकवर कर सके, थोड़ा ही रिकवर कर सके बस। अब यहाँ पे सीन चेंज होता है, ताई बायुनशेंग का रूम वाला सीन दिखाया जाता है। ताई बायुनशेंग अपने रूम में एक हल्की सी मुस्कान के साथ कुछ ईस्ट विंडो गू हाथ में लेके बैठा हुआ था। ये ईस्ट विंडो गू में पहले के गू मास्टर का कल्टीवेशन एक्सपीरियंस स्टोर था, ज़्यादातर टाइम पाथ वाले थे और रिलेटेड थे उससे ही। ये सब 88 रैंक बिल्डिंग के रिवॉर्ड्स थे। ताई बायुनशेंग कहता है क्या सच में ये सब डेस्टिनी का प्लान है मुझे गू इमॉर्टल बनाने के लिए? कभी ताई बायुनशेंग ने लाइफ स्पैन गू ढूंढने की कोशिश की थी, लेकिन फेल हुआ, अपनी पूरी सेविंग बर्बाद कर दी और आखिर में उसे हाई ट्राइब का एक्सटर्नल एल्डर भी बनना पड़ गया। वो एक टाइम पाथ का गू मास्टर था, रैंक 5 का पीक स्टेज का बंदा, और क्योंकि वो टाइम पाथ का मास्टर था, उसे ये महसूस हो चुका था कि उसकी ज़िंदगी में अब कुछ भी मतलब ज़्यादा कुछ मतलब बचा नहीं है। आधे से ज़्यादा चीज़ें तो भाई ने खो ही दी हैं। वैसे खोई नहीं है, लोग अभी भी उसको रिस्पेक्ट करते हैं, लेकिन वो है ना एक तरीके का ट्रॉमा पड़ जाता है जब, इसलिए
गू इमॉर्टल बनने से एक गो मास्टर की लाइफ पावरफुल हो जाती है, लेकिन लाइफ स्पैन ज़्यादा नहीं होती। पर ताई बाइंशिंग के केस में थोड़ा अलग था। उसकी जो टाइम पाथ इनहेरिटेंस थी वो एक गू इमॉर्टल इनहेरिटेंस थी। उस इनहेरिटेंस के कोर में 3 इंपॉर्टेंट गू थे, रिवर एज बिफोर गू, माउंटेन एज बिफोर गू और मैन एज बिफोर गू। ये इनहेरिटेंस पुरानी थ्योरी पे बेस्ड थी। जब वो इमॉर्टल बनता और हेवन एंड अर्थ का जो रेसोनेंस का मोमेंट होता है ना, वो जब आता है तब वो अपने मैन एज बिफोर गू को इमॉर्टल गू में अपग्रेड कर सकता था। मॉर्टल मैन एज बिफोर गो सिर्फ दूसरों पे काम करता था, लेकिन जो इमॉर्टल वाला है ना, वो खुद पे भी यूज़ किया जा सकता है। फाइनली कुछ फ़ायदा तो होगा इसका। ताई बाइंशिंग कहता है अगर मेरे पास इमॉर्टल मैन एज बिफोर गो होगा तो मैं खुद पे मतलब यूज़ कर पाऊँगा, अपनी लाइफ थोड़े बहुत बढ़ा सकता हूँ। पर मैन एज बिफोर कोई स्प्रिंग ऑटम सिगाडा नहीं है, गाओ यांग या जूजाई को मतलब तो नहीं बचा सकता। यानी ये जो स्प्रिंग ऑटम सिगाडा है ना, ये इसको पता नहीं है, ये बस हमें बताया गया कि वो कोई है नहीं, ये हमारे तरीके से बताया गया, उसको पता नहीं है। ठीक है, ये मत सोचना कि ताई बाइंशिंग कह रहा है कि मेरे पास कोई स्प्रिंग ऑटम सिगाडा नहीं है, उसे घंटा नहीं पता। ठीक है, आगे देखते हैं। या हो सकता है कि उसे पता हो, लेकिन मुझे नहीं लगता कि उसे पता है, क्योंकि पैनल में इतना तो नहीं बताया। अभी आगे पता चलता है। ये सोच के ताई बाइंशिंग का दिल फिर से गिल्टी और रिग्रेट में भर गया। फेंग युआन अब टावर के टॉप पे था। फेंग युआन टावर के टॉप पे खड़ा था, हाई ट्राइब की तरफ देखते हुए। उसने लक इंस्पेक्शन गो एक्टिवेट किया हुआ, इससे उसकी विजन दूसरों से बिल्कुल अलग थी। ये रैंक 5 मॉर्टल गो उसे ट्रू इनहेरिटेंस डोमेन में मिला था, और ये एक अनएक्सपेक्टेड बोनस था। जैसे नाम पता चलता है कि मतलब लक इंस्पेक्शन वाला है, लक को देखता है, तो उसी तरीके से ना लोगों की किस्मत देखता था। ये एक इन्वेस्टिगेट गो वॉर्म था। उसकी नज़र में हाई ट्राइब के क्वार्टर्स में धुआं जैसे कई लक स्टैंड्स उड़ रहे थे। यानी एक तरीके से ये लोगों को देख रहा है, लेकिन लोगों के ऊपर कुछ धागे टाइप के उड़ रहे हैं और उनका लक पता चल रहा है इससे कितना है। पर उनमें से 2 स्टैंड्स इतने थिक थे कि क्लियरली बाकी सबसे अलग लग रहे थे। जैसे मुर्गियों के जो बीच में वो जो कलगी नहीं होती है, देखी होगी तुमने रेड टाइप की, ऐसे टाइप की कुछ ज़्यादा ही बड़ी कलगी थी, बड़ी थिक टाइप की। तो इसलिए एक था हाई लॉलन का एक बड़ा सा लक पिलर अजूरे ब्लू कलर का, लॉन्ग एंड हैवी, और दूसरा था ताई बाइंशिंग का एक रेड सनसेट की तरह ब्राइट और बर्निंग, उसके घर के एकदम छत के ऊपर जमा हुआ था, आग की फ्लेयर जैसा था। फेंग युआन कहता है दोनों की लक काफ़ी हाई है, पर दोनों अलग तरह के हैं। हाई लॉलन का लक लॉन्ग लास्टिंग लग रहा है, और ताई बाइंशिंग का लक जैसे एक पुरानी लकड़ी की आग हो, आखिरी मोमेंट में पूरी तरह से एकदम शिद्दत से जलती हुई। पिछले कुछ दिनों में फेंग युआन ने सीक्रेटली रिवॉर्ड सिस्टम मैनिपुलेट किया था, और काफ़ी सारी टाइम पाथ वाले जो थे वो ताई बाइंशिंग को दिलवाए थे। हर बार जब वो एक नया टाइम पाथ रिवॉर्ड लेता, उसके लक का रेड फ्लेयर और थोड़ा ब्राइट हो जाता, इससे उसके इमॉर्टल बनने का चांस भी थोड़ा बढ़ जाता था। फेंग युआन ने काफ़ी देर तक सोचा। लक पाथ की मिस्ट्री अभी भी उसके लिए एक पजल थी। उसके पास सिर्फ एक लक इंस्पेक्शन गो था और इनहेरिटेंस का पूरा एक्सेस नहीं था। ये एक नई विंडो जैसा था जिसमें से वो अभी धीरे धीरे देखना सीख रहा था। फिर उसने लक्स इंस्पेक्शन गो खुद पे यूज़ करा। फेंग युआन का पूरा बॉडी एक ब्लैक इंक जैसे लक से घिरा हुआ था। वो लक एक बड़े कफिन के शेप का बना था जो उसके पूरी बॉडी को कवर करता था। उसे डेथ एनर्जी निकल रही थी, एक एक्सट्रीम मिसफॉर्चून वाली वाइब। अरे भाई, ये तो क्या लक की जगह पे यहाँ पे बदनसीब है भाई अपना। हर बार जब वो अपने आप को ऐसे देखता, उसका दिल एकदम हैवी हो जाता। फेंग युआन कहता है मेरी लक तो बिल्कुल ही ख़राब चल रही है, और अब तक इंपीरियल कोर्ट के लैंड स्पीड के साथ मेरी सारी बातें फेल हो चुकी हैं। वो लैंड स्पीड इतना ज़्यादा एरोगेंट है, सिर्फ अपनी सील तुड़वाना चाहता है, कुछ और सुनने को तैयार ही नहीं है। फेंग युआन कहता है ट्रू यांग बिल्डिंग अब 38 बार कांप चुकी है, लगता है जाइंट सन की विल अब जल्दी ही जागने वाली है। तभी उसकी नज़र एक ग्रुप ऑफ गू मास्टर पे पड़ी। उन सबके ऊपर भी वही ब्लैक कफिन जैसे लक लेयर था। वो सब हाई ट्राइब की तरफ जा रहे थे। कुछ ही देर में वो सब ताई बाइंशिंग के रेजिडेंस के अंदर चले गए। फेंग युआन ने एक मोमेंट के लिए सोचा और उसके दिमाग में थोड़ी बहुत क्लैरिटी आई। फेंग युआन कहता है ये एक परफेक्ट चांस है पता करने का कि ये जो ब्लैक कफिन है लक है कि क्या है। वैसे तो मुझे बदनसीबी लग रही है ये, लेकिन क्या पता क्या है, क्या मतलब हो इसका, अभी हमें पता नहीं है ना, इसलिए आगे देखेंगे। उसकी आंखों में एक गहरी सी डार्कनेस थी जब उसने ताई बाइंशिंग के घर की तरफ एक इंटेंस नज़र डाली थी। जो गू मास्टर ताई बाइंशिंग के घर के बाहर थे वो कहते हैं प्लीज़ हेल्प कीजिए ताई बाई ओल्ड सर। गू मास्टर कहता है हम दिल से रिक्वेस्ट कर रहे हैं ओल्ड सर, प्लीज़ हमारी तरफ जाके मतलब आके थोड़ी बहुत हमारी बात सुन लीजिए, हमारी मदद कीजिए। गू मास्टर फिर से कहता है हमारी पूरी ट्राइब, हमारे बड़े
जितने बूढ़े लोग थे, कमज़ोर औरतें, बच्चे, सबका फ्यूचर आपके हाथों में है लॉर्ड। रूम के अंदर एक ग्रुप ऑफ गो मास्टर ज़मीन पे घुटनों के बल एकदम बैठा हुआ था। कोई ज़ोर-ज़ोर से रो रहा था तो किसी का चेहरा एकदम सैडनेस से भरा हुआ था। सब लोग ताई बर्नशेंग से मदद की भीख मांग रहे थे। ये गो मास्टर नॉर्मल नहीं थे, इनकी आइडेंटिटीज़ थोड़ी ख़ास थी। ये सब अपनी-अपनी ट्राइब्स के ट्राइब लीडर्स थे। लाउ ट्राइब, लू ट्राइब, शी ट्राइब, ये सब मिडल साइज़ के ट्राइब थे या स्मॉल साइज़ के ट्राइब थे। जब से 88 रुआंग बिल्डिंग का चैलेंज शुरू हुआ था, सबसे ज़्यादा कैजुअलिटीज़ इन्हीं ट्राइब्स को हुई थी। अगर ऐसा ही चलता रहा तो इनका पूरा ट्राइब ख़त्म हो सका था। पिछले कुछ दिनों में इन्होंने मिलकर रिक्वेस्ट लेटर भेजे थे रिट्रीट के लिए, लेकिन सब बार हाई लाओलन ने उन्हें भयानक तरीके से रिजेक्ट कर दिया था। जिंदा रहना सबसे बड़ा टारगेट था अब। हाई लाओलन के एक्सट्रीम और रूथलेस टैक्टिक्स ने छोटे-छोटे जो मीडियम ट्राइब्स थे या छोटे ट्राइब्स थे, उन सबका जो सर्वाइवल था एक तरीके से ना के बराबर ही हो रहा है। क्योंकि ये इन लोगों को, ये देखो, या तो जो इनके पावरफुल लोग हैं उनका तो चलो बच रहे हैं, लेकिन जो कम पावरफुल लोग हैं, क्योंकि देखो स्मॉल ट्राइब क्यों है, ये मिड साइज ट्राइब क्यों है, क्योंकि इनके पास कमज़ोर लोग हैं ना, ज़्यादा वाले कमज़ोर लोग हैं, ज़्यादातर कमज़ोर हैं, और जो ज़्यादातर कमज़ोर लोग हैं वही भाई अब मर रहे हैं आगे, तो दिक्कत हो रही है क्योंकि एक तरीके से कैनन फोल्डर बना दिया जा रहा है, वही समझो ना। लेकिन ब्लैक टायरेंट के डर की वजह से ये ट्राइब लीडर्स खुद हाई लाओलन के पास जाने की हिम्मत नहीं कर पाए थे, तो सबने मिलकर डिसाइड किया था कि ताई बायुशेंग से हेल्प मांगनी चाहिए। ताई बायुशेंग इस वक्त पूरे नॉर्थर्न प्लेन्स का नंबर 1 हीलिंग गो मास्टर था। सबको पता था कि वो खुद कितना काइंड और मर्सीफुल है, उसका नाम पूरे नॉर्थ में मशहूर था। और जब वो हाई ट्राइब के एक्सटर्नल एल्डर बन चुका था तो उन पे हाई लाओलन खुद भी काफ़ी ट्रस्ट करता था। अगर ताई बायुशेंग उनकी साइड ले लेता तो इनके ट्राइब्स को कुछ वक्त मिल जाता रेस्ट और रिकवरी के लिए। ताई बायुशेंग कहता है प्लीज़ उठ जाओ, बात करो, और दोबारा कहता है यहाँ पे जो ट्राइब लीडर था, दूसरा वाला ट्राइब लीडर, वो कहता है ओल्ड सर आप हमारी रिक्वेस्ट नहीं मानेंगे, हम तो उठेंगे ही नहीं जब तक आप नहीं मानेंगे। ट्राइब लीडर दोबारा कहता है आप एक बार जाके हमारी ट्राइब की हाल देख लो, फिर आपको पता चलेगा कितना दर्द हमारे अंदर है। इंजरीज, लॉसेस इतने ज़्यादा हो गए हैं कि औरतें अपने हस्बैंड को खो चुकी हैं, बच्चों के माँ बाप चले गए हैं, बूढ़े माँ बाप अपने बच्चे खो चुके हैं। ट्राइब लीडर फिर से कहता है ओल्ड सर प्लीज़ जाके हाई लाओलन से बात कीजिए, अगर ऐसे ही चलता रहा तो हमारा पूरा ट्राइब ख़त्म हो जाएगा। ट्राइब लीडर दोबारा कहता है हाँ, इंपीरियल कोर्ट कॉन्टेस्ट में भी नहीं मरे थे इतने जितने लोग अभी मर रहे हैं, ये तो बहुत ज़्यादा है। ब्लेस्ड लैंड के अंदर तो बर्बादी हो जाएगी, हमारा सब कुछ ख़त्म हो जाएगा। अगर ये बात बाहर चली गई तो हाई ट्राइब की इज्जत का क्या होगा। कितनी आयरॉनिक वाली बात है ना। अब सोचिए, अगर मतलब ये कहना चाह रहे हैं कि देखो एक तो हमारा नुकसान भी है और साथ में हाई ट्राइब का भी नुकसान ही यही है, क्योंकि फिर उन लोगों को ये बोला जाएगा ना कि तुम्हारे साथ तो इतनी सारी ट्राइब थी लेकिन जिंदा देखो इतनी सी बची। ट्राइब लीडर एक के बाद एक बोलते जा रहा था, सबके चेहरे पर डिटर्मिनेशन था, कोई भी उठने के मतलब, क्योंकि ताई बायुशेंग के सामने घुटने पे बैठे हुए ना तो कोई भी उठने की हिम्मत नहीं कर रहा। ताई बायुशेंग कहता है अपने दिल में, ऐसे कहता है, कुछ ज़्यादा फिर बोला नहीं। उसके दिल में तो पहले से ही हाई लाओलन के तरीक़ों को लेके बहुत बुरा सा लग रहा था उसको। टाइम तो मतलब इतना तो उसका था कि प्लान के अकॉर्डिंग चलना, लेकिन हाई लाओलन इतना पैनिक क्यों हो रहा है उसे समझ नहीं आ रहा था। ऐसे रश करके एडवांस करने की क्या ज़रूरत है उसे ये भी नहीं समझ आ रहा था। इतनी ज़्यादा हैवी कैजुअलिटीज़ ये ताई बायुशेंग के लिए बहुत बड़ा हार्ड चीज़ थी। ताई बाई के दिमाग में एक चीज़ क्लियर थी, सेकंड राउंड के चैलेंज में जब वो ओनर टोकन खो बैठा तब से हाई लाओलन का मूड बिगड़ गया था। ऊपर से हाई ट्राइब के सुप्रीम एल्डर और मतलब प्रेशर बना के रखा है ना उसके ऊपर, तो और दिक्कत है। इन वजहों से हाई लाओलन पूरा फोर्स लगा रहा है राउंड्स को कंप्लीट करने में। ताई बायुशेंग कहता है मेरे सर्वेंट्स जल्दी से ट्राइब लीडर के लिए चाय ले आओ। फिर उन्होंने ट्राइब लीडर की तरफ देखा और जेंटली बोला मैं अपना बेस्ट दूंगा हाई लाओलन से बात करने के लिए, गारंटी तो नहीं दे सकता बट मैं अपना ट्राई करूंगा बेस्ट। ट्राइब लीडर कहता है यहाँ पे इसने भी ये सब सुना ना कि भाई मदद कर देगा। अपने जो इस बंदी का बस इतना ही कहना था कि हाँ आप बहुत काइंड हो, ये वो मक्खन लगाने आए थे, सिंपल सी बात है। ये लोग ख़त्म होने वाले हैं तो मक्खन भी लगाएंगे, फ़ायदा उठाएंगे ताई बायुशेंग का। लेकिन ताई बायुशेंग भी क्या करेगा यार, देखेंगे। अब ट्राइब लीडर कहता है आपका सपोर्ट मिल गया, ये तो हमारी ट्राइब के लिए सबसे बड़ा ब्लेसिंग है। और दोबारा कहता है ओल्ड सर ये एक कलेक्टिव रिक्वेस्ट लेटर है, हम पेशेंटली वेट करेंगे आपकी गुड न्यूज़ के लिए। सब लीडर्स ग्रेटफुल और हैप्पी दिख रहे थे। ताई बायुशेंग ने उनका लेटर ले लिया, पॉकेट में रखा और ट्राइब लीडर को बाय बोल के सीधा ग्रैंड हॉल में हाई लाओलन को ढूंढने निकल गया। लेकिन हाई लाओलन ग्रैंड हॉल में आर्मी के काम नहीं देख रहे थे, तो वो फ्लावर गार्डन में आराम कर रहा था, तो वो शायद उधर निकल गया। ताई बायुशेंग ने जल्दी से वहाँ गया और देखा हाई लाओलन लेक पवेलियन में चेस खेल रहा है। ताई बाई ने अपनी बात रखी। हाई लाओलन ने पहले तो स्ट्रिक्टली मना कर दिया, लेकिन जब ताई बाई ने शांत तरीके से और लॉजिक के तरीके से बताया तो हाई लाओलन का जो एटीट्यूड था थोड़ा सॉफ्ट हो गया। हाई लाओलन कहता है चलो ऐसा करते हैं, मैं इन ट्राइब्स को टेम्परेरी रेस्ट
मतलब देने को रेडी हूँ, लेकिन कंडीशन यह है कि इन्हें अपने सब गू बॉम्ब्स हमें देने होंगे। हाईलॉन कहता है मेरी आर्मी आगे बढ़ती ही रहेगी। इनकी एब्सेंस की वजह से हमारे स्ट्रेंथ पे कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। हर एक गू बॉम्ब के बदले एक इंसान का रेस्ट मिलेगा। रैंक 2 का गू का सपोर्ट मतलब रैंक 2 के गू मास्टर का सपोर्ट। और सही है, मतलब ये कहना चाह रहा है कि अगर तुम्हारे पास रैंक 2 का गू है तो तुम रैंक 2 वाले बंदे को रेस्ट करवा सकते हो। तुम्हारे पास रैंक 5 का बंदा है तो तुम रैंक 5 वाले बंदे को रैंक 5 का गू भी देना पड़ेगा, तब जाके उसे सपोर्ट मिल मतलब वो रेस्ट कर सकता है तरीके से। ताई भाई आगे कहता है और हाँ, ताई वंशिंग कहता है लॉर्ड ट्राइब लीडर तो ट्रूली वाइस है और मर्सीफुल है। मैं आपके बिहाफ पे सब ट्राइब्स को ये चीज़ बता दूंगा और मैं आपका शुक्रिया करता हूँ। ताई भाई को पता था कि ये बेस्ट डील है जो वो ले सकता था, तो वो वापस गया और सब ट्राइब लीडर को रिजल्ट बता दिया। सब लीडर्स ने थोड़ा सोचा, एक दूसरे की तरफ देखा, फिर फाइनली डील को एक्सेप्ट कर लिया। गो वॉर्म किसी भी गो मास्टर का बेस होते हैं, उनको दूसरे को देना रिस्की होता है, डैमेज होने का भी चांस होता है, लेकिन अपनी जान बचा लेना भाई उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उनकी ट्राइब्स तो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा सफ़र कर चुकी थी। अगले दिन हाई लालन ने ब्लैक बैनर आर्मी को ऑर्डर दिया सब रिस्पेक्टिव ट्राइब्स के रेस्टिंग एरियाज़ में जाके उनके गो वॉर्म कलेक्ट करे और लेट होना अलाउड नहीं था। साथ ही ताई बाइंशेंग को भी भेजा गया था ताकि पूरे प्रोसेस को मैनेज करा जा सके, हैंडल किया जा सके ईजिली। 3 दिन बाद फाइनली ये मैटर क्लोज हो गया। ताई बाइंशेंग वापस आया, रिपोर्ट दी और हाई लालन जो था ना उसके पास आई और उसने फिर बैंक्वेट एक बुलाया, अरेंज करा। बैंक्वेट के दौरान हाई लालन ने अपना वाइन कप उठाया। हाई लालन कहता है ओल्ड सर एक ड्रिंक ज़रूर लीजिएगा, ये हमारी ट्राइब की ग्रेट फॉर्च्यून है कि आप जैसे इंसान हमारे साथ जुड़े हैं। आपकी वजह से आर्मी में कैजुअलिटीज़ और इंजरीज बहुत कम हो गई हैं। ओल्ड सर आपने काउंटलेस लोगों को रिवाइव किया है, ये एक महान काम है। ताई बाइंशन कहता है मैं इतनी बड़ी तारीफ़ के लायक नहीं हूँ, बस इतना कह सकता हूँ कि अपनी तारीफ़ से पूरी कोशिश करनी चाहिए, यानी जितनी मेरे को तारीफ़ मिले उससे ज़्यादा मेरे को कोशिश करनी चाहिए। सक्सेस या फेलियर तो हेवन के हाथ में है, लॉन्गेविटी हेवन सब देख रहा है, हम सिर्फ अपना बेस्ट दे सकते हैं। ताई बाइंशन के चेहरे पे थोड़ा सा शर्म और गिल्ट था। हाई लालन की तारीफ सुनते ही उसे गाओयांग और जुजाई की याद आ चुकी थी। यहाँ पे सीन शिफ्ट हो चुका था। यहाँ पे भाई जो हाई लालन था उसने तो कई बार मतलब पहले तो इतना इल्ज़ाम लग रहा था, इतना नाम लग रहा था उसके ऊपर कि तुम इतने सारे लोगों को मरवा रहे हो, उसको ताने मिल रहे थे ना, लेकिन उसने कुछ ज़्यादा बोला नहीं था। लेकिन अब उसके ऊपर इतना बोला गया और ऊपर से इस बार तो भाई ताई बाइंशन ने आके रिक्वेस्ट करी और थोड़ा बहुत मान गया, तो लोग थोड़े खुश हो गए थे इस बार उससे एक तरीके से। मतलब इतना बुरे काम करने के बाद भी उसकी इमेज थोड़ी बहुत सही हो गई थी हाई लालन की। हाई लालन ने अपनी वाइन एक ही बार में पी ली और ग्लास टेबल पे रखा और हल्के से बोला जैसे खुद से बात कर रहा हो। ओल्ड सर की बात सच में बहुत सही थी। लॉन्गेविटी हेवन हम सबको देख रहा है, आगे क्या रास्ता है अनसर्टेनिटी, मतलब हमें नहीं पता ना, हमें क्या पता कि आगे क्या चल रहा है। अनसर्टेनिटी का एकदम भरा हुआ है और आगे जो मतलब कौन जिंदा बचे कौन मरे हमें कुछ नहीं पता है ना। जो आप बता रहे हो एल्डर ताई भाई वही सबसे बढ़िया है। और हाई लालन यहाँ पे मान गया था उनकी बात। ताई बाइंशन ने सुना था, थोड़ा शब्दों को महसूस करा, फील करा, फिर वो पूछता है लॉर्ड ट्राइब लीडर आपका मतलब क्या है इस बात से। हाई लालन ने जोर से हंसा जैसे कुछ नॉर्मल हो, लेकिन तभी यहाँ पे हाई शू अंदर आया रिपोर्ट लेके। उसका पूरा एकदम बदन खून से भरा हुआ था, चेहरा सीरियस था, रिस्पेक्टफुल था। डायरेक्टली हाई लालन के पास जाके बोलता है रिपोर्टिंग टू द लॉर्ड ट्राइब लीडर, ब्लैक बैनर आर्मी ने आपकी एक्सपेक्टेशन पे खड़ा उतरे हैं, सब कुछ सही तरीके से हैंडल कर लिया है। ताई बाइंशन को तुरंत ही एक किलिंग ऑरा महसूस हुआ। उसके दिल में एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग और बैड फीलिंग आई जो उसने एकदम जल्दी से पूछा। ताई बाइंशन कहता है सही तरीके से हैंडल कर लिया। हाईशू तुम लोगों ने क्या किया है। हाईशू चुप रहा, उसने अपनी आईब्रोज उठाई, ताई बाइंशन की तरफ सिर्फ एक बार देखा। उसकी आंखों में क्लियर था कि उसके काइंड और मतलब ये जो नेचर है, इतना बढ़िया नेचर है, उसको वो लो समझता है। हाई लालन यहाँ पे हंसकर कहता है एल्डर ताई भाई आपने कहा सिर्फ अपना बेस्ट दे सकते हैं, अपना बेस्ट ही तो दे रहे हैं और मैं भी अपना मतलब सब कुछ लगा दे रहा हूँ इस चीज़ को, मतलब बेस्ट करने के लिए अपना सब कुछ लगा रहा हूँ, तो आप समझ ही सकते हैं। यहाँ पे उसने अपनी अपनी चीज़ें बता दी। यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि जो हाई लालन है ना, इनके बंदों ने जाके कुछ गलती कांड कर दिया है, कुछ खतरनाक ही कर दिया, जिसकी वजह से क्या ही होगा पता नहीं चलेगा, अभी देखते हैं। वो तो उसने बोला है कि मैंने तो अपना सपना अपने राउंड में जितना मैं दे सकता था सब दे दिया, और जो सुप्रीम एल्डर ने मुझे मिशन दिया था ना, मैं तो उसे कंप्लीट ही कर सकता हूँ, मना थोड़ी ना कर सकता हूँ।
और जितना भी मेरे पास ये लॉन्ग टास्क मिला हुआ है मुझे इन्हें कंप्लीट करना पड़ेगा। आप बताइए, आप ये क्या कोई क्राइम है क्या अपने लॉन्ग मतलब अपने सुप्रीम एल्डर की बात ना मानना? हाई लेवल की जो टोन थी शार्प थी। ये लोग इतनी दूर तक सिर्फ मेरी वजह से आके बढ़े हैं। जब फ़ायदा मिला तो साथ दिया और जब दिक्कत आई तो छुप गए। क्या दुनिया में इतना आसान होता है क्या जीना? अगर आप ऐसा ही करने लगे तो मेरी आर्मी की क्या ज़रूरत? मेरे पास तो मतलब मैं तो राउंड ही क्लियर नहीं कर पाऊँगा फिर। ऐसे सब लोग करने लग जाएँगे फिर। इतना कहकर सब क्लियर हो गया और ब्लैक बने आर्मी को जो क्या टास्क दिया था वो भी थोड़ा बहुत तो समझ आने लगा। ताइवान शेंग तुरंत खड़ा हो गया, गुस्से से काँप रहा था। उसकी आंखों में हाई लेवल पर टिक गई थी। अंदर से शौक, गुस्सा, नफरत सब कुछ दिख रहा था। हाई शूट इंसोलेंट कहते हुए कहता है, मरने जा रहा था लेकिन हाई लेवल ने हाथ से उसे रोक दिया। यानी यहाँ पे हाई शू गुस्सा था, एकदम मारने जा रहा था। मेरे को लगा मरने, लेकिन बोल रहा है मारने जा रहा था ताई बाई को। सच में इसके आर्मी वाले तो कुछ ज़्यादा ही एरोगेंट हैं। हाई लेवल काम टोन में कहता है, एल्डर ताई भाई अपना करंट स्टेटस मत भूलो। उसने अपना रूथलेस लुक हटा लिया और एक और वाइन का कप लिया और कैजुअली हाथ बढ़ाया। ताइबन शेंग ने अपने फिस्ट टाइट कर लिया। उसका बॉडी गुस्से से एकदम कांप रहा था। उसकी आंखें हाई लेवल से हटी नहीं रही थी, लेकिन उसके मुंह से एक वर्ड भी नहीं निकल पाया। हाई लेवल हंसते हुए कहता है, ओल्ड सर बैठिए ना, इतना ब्यूटीफुल और पीसफुल सीन है और वैसे भी फूड भी तो औसम है ना, वेस्ट मत कीजिए, आइए बैठ के बात करते हैं। ताइबन शेंग एकदम अपने जो स्लीव्स थी उनको झटकाता है और कहता है, तेरे गुड वाइन और तेरे फूड की तो अपने मन में कहता है। और एक लाउड क्रैश के साथ वो वाइन का फ्लोर पे गिर गया। हाई लेवल ने अभी भी शांत था। उसने टेबल की डिशेस की तरफ पॉइंट करा और हल्का मुस्कुराया। हाई लेवल कहता है, एल्डर ताइबा ये बैंक्वेट आपकी सक्सेस के लिए है। अगर आपका सपोर्ट नहीं मिलता तो हम पर क्या बीतती, हम मतलब कैसे कुछ कर पाते। अपने गोवम नहीं देते और क्योंकि उनके पास गोवम नहीं थे, मेरी ब्लैक बैनर आर्मी ने आसानी से उन्हें वाइप आउट कर दिया। इसलिए सबसे ज़्यादा क्रेडिट तो आपको ही जाता है। अच्छा, आप समझ आया इसने क्या करा है? इसने जो लोग थे उनसे पहले ही बोल दिया था ना कि अपने गूवम दे दो। यानी अगर रैंक 2 का बंदा है तो रैंक 2 वाला गूवम दे देगा, रैंक 5 का तो रैंक 5 वाला देगा, और एक बंदे के लिए एक गूवम चलेगा। जो उसकी रैंक हो उतना ही रैंक वाला बंदा बचा सकता है। तो शायद जिन लोगों के पास गूवम नहीं थे भाई, उन लोगों को मार दिया गया। ताइवान शेंग ये सुनकर झटके में एकदम आ गया, जैसे बिजली गिर गई हो उसके ऊपर, और 3 कदम पीछे हटा। उसका चेहरा सफ़ेद पड़ चुका था। ताइवान शेंग कहता है, हाई लॉलन तो सच में एक घटिया और नीच इंसान है। हाई लॉलन कहता है, घटिया? तुम इतने इनोसेंट बातें कैसे कर सकते हो? एल्डर ताइबाई, तुम कभी भी एक ट्राइब के यंग लीडर थे। इतने सालों तक जीने के बाद भी ये दुनिया का असली चेहरा तुम्हें नहीं पता क्या? ये पॉलिटिक्स हमेशा से एकदम गंदी ही होती है। ताइवान शेंग कुछ बोलना चाह रहा था लेकिन वर्ड्स ही नहीं मिल रहे थे, क्या बोलता। उसने एक हल्की सी बस ठंडी सी हाँ करा, फिर बिना पीछे देखे बस हॉल से एकदम सीधा बाहर निकल गया। एकदम निकल चुका था भाई अपना। हाई शू कहता है, लॉर्ड ट्राइब ताइवान शेंग को ये जो सर्विलेंस है किसी को लगवा दूं क्या इसके ऊपर, नज़र के लिए इसके ऊपर? हाई लॉरेन ने वाइन का कप उठाया और उसका एक्सप्रेशन बिल्कुल नेचुरल था, मतलब एकदम नेचुरल था। कोई भी वो नहीं था कि ज़्यादा गुस्सा, ज़्यादा वो कुछ नहीं, एकदम समान था, सही। और उसने ज़्यादा टेंशन भी नहीं ली थी। उसने ताइवान शेंग के जाते हुए फिगर को देखा और ठंडे के लुक से बोला, ताइवान शेंग सिर्फ एक हीलिंग गो मास्टर है, क्या डरना उससे, उसकी रेपुटेशन। इस मैटर के बाद कौन उस पर भरोसा करेगा? अच्छे काम लोग भूल जाते हैं, बुराइयाँ तो हज़ारों सालों तक चलती हैं। हाई शू ने सुना और अंदर से वो काँप गया। जो लोग हाई पॉलिटिक्स मतलब खेलते हैं ना, जो इतने खतरनाक पॉलिटिक्स खेलते हैं, उनकी प्लानिंग तो सच में मतलब समझ के बाहर होती है। इस पॉइंट तक हाई शू क्लियरली समझ चुका था कि हाई लॉरेन ने एक तीर से दो निशान कर दिए थे। पहला, छोटी सी मीडियम ट्राइब्स पे हमला करके दूसरों के लिए एक डर का एग्जाम्पल सेट कर दिया। दूसरा, ताइवान शेंग को जो एकदम सप्रेस कर दिया, उसको याद दिला दिया कि यहाँ पे बॉस कौन है, मतलब औकात दिखा दी, सिंपल सी बात है। और तीसरा, ताइवान शेंग की रेपुटेशन अटैक करके अपनी पॉलिटिकल पावर और स्ट्रॉन्ग बढ़ा ली। और ताइवान शेंग बिना रुके डायरेक्टली मास्कर वाली जगह पे गया और वहाँ ऑलरेडी सब कुछ हो चुका था। हाई लॉरेन ने जानबूझकर एरिया क्लीन कर दिया था, ऑर्डर नहीं दिया था ताकि और लोग में डर फैल सके। ताइवान शेंग ने आसपास देखा, उसका चेहरा अभी भी थोड़ा बहुत सफ़ेद पड़ चुका था, उसका दिल टोटली कांप चुका था, पूरा सेक्रेट प्लेस खून से लाल हो चुका था। जहाँ देखो बॉडीज ही बॉडीज थी, सिर्फ जवान मर्द नहीं, बूढ़े बच्चे औरतें सब मर चुके थे। कुछ लोग तो आंखें एकदम खुली की खुली रह गई थी। यानी शायद ये वहीं देखने गया, उन्हीं ट्राइब्स के पास देखने गया जिन लोगों को भाई मार दिया गया। यानी यही लोग तभी शायद मदद मांगने आए थे ना, अपने बोल रहे थे ताइवान शेंग के प्लीज़ बचा लो, प्लीज़ बचा लो। तो अब ये उन्हीं ट्राइब को देखने गया था, क्योंकि इससे पता तो चल चुका है कि वहाँ पे भाई कत्लेआम हो चुका है, तो वही चेक करने गया था। सीन इतना ब्रूटल और मतलब देखना भी मुश्किल था। कुछ के एकदम फटे कपड़े थे, उनके चेहरे एकदम ट्विस्टेड थे, पेन और ह्यूमिलेशन क्लियरली दिख रहा था। उनकी डेथ से पहले उनके मतलब क्या क्या करा गया होगा वो भी समझ आ रहा था। ये सब कुछ वो देख रहा था। ताइवान शेंग कहता है, ये सब मेरी वजह से हुआ है। अगर मैंने हाई लॉरेन पे भरोसा
किया होता और अगर मैंने उसके बीच में मतलब थोड़ा बहुत अपना बनाया होता, चीज़ें मेंटेन करी होती तो मैं सब कुछ ये सब नहीं होता बेसिकली, ये कह रहा था। मैं बहुत बेवकूफ़ था, बहुत सिंपल सी सोच थी मेरी। मैं समझ ही नहीं पाया हाई लेवल का असली इविल चेहरा। ये सब लोग सिर्फ़ मेरी वजह से मरे हैं, क्योंकि उन्हें मुझ पर भरोसा किया था और देखो आज उनका क्या हाल है। ताई बाइशेंग का बॉडी लिटरली एकदम काँप रहा था। इतना स्ट्रॉन्ग ब्लड स्मेल थी कि उसकी साँस तक लेना मुश्किल हो गया था। पूरा सीन एकदम कॉर्प्स का समुंदर था। उसके दिमाग पे एक हेवी ब्लो मार रहा था और बड़ा खतरनाक लग रहा था। हमें और दिखाया जाता है कि जो ताई बाइशेंग था एकदम से घुटनों पे गिरा, हाँ, तो एकदम ज़मीन पे एकदम रखते हुए भाई एकदम खून के एकदम हाथ-वाथ सब कपड़े-वपड़े सब गीले-वीले कर लिए और एकदम कपड़े-वपड़े सब लाल हो गए। ताई बाइशेंग कहता है सॉरी, आई एम सॉरी, वो रो पड़ता है। चुप कर फेंगमा सब कुछ देख रहा था। उसका अंदाज़ा सही था कि ब्लैक कफिंग मतलब बड़ी मुसीबत और ताई बाई से ज़्यादा तो खुद पे डेथ एनर्जी है। यानी इस फेंगमा ने समझ चुका था कि जो ब्लैक एनर्जी है खतरनाक चीज़ है। फेंगमा थोड़ा स्माइल करते हुए कहता है इंटरेस्टिंग लक, लेट मी सी हाउ फार दिस कोल्ड बैड लक कैन स्टॉप मी। उसने ताई बाइशेंग के एक इल्यूजन वॉइस भेजा, फेक वॉइस बनाई और गाओयांग जुजाई की, यानी एक फेक वॉइस बना के शायद कंट्रोल करना चाह रहा था, इसे बताना चाह रहा था कुछ कि मतलब क्या सीन चल रहा है। और यहाँ तक अपने ऊपर भी उसने एक लाइन कही थी कि मतलब बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है ब्लैक कफिन के बारे में जो उसने देखा है, और देखते हैं कि ये जो ब्लैक कफिन वाला बैड लक है उसे कब तक स्टॉक कर पाता है। गाओयांग इल्यूजन वाले तरीके से कहता है आई बिलीव इन यू और जुजा इल्यूजन वाले तरीके से कहता है यू आर ओनली होप। ताई बाइशेंग चिल्लाते हुए कहता है हाँ, और उसकी एकदम भाई बदल जाता है एकदम पागलों की तरह, एकदम हंसी दर्द भरी सफ़ेद पता नहीं पागलों की तरह हो जाता है यार, एकदम जैसे पता नहीं कुछ मिल गया उसे और एकदम पागल हो जाता है। जितने देखने वाले लोग थे वो तो चिल्लाने लग जाता है कि भाई ये तो पागल हो गया। फेंगा दिल में कहता है ताई भाई एक अच्छा इंसान है पर उसका जो ये जो सबकॉन्शियस गिल्ट है ना उसे तोड़ रहा है। उसकी पूरी लाइफ जस्टिस पे बेस्ड थी पर उसके एक्शन के उसके खिलाफ जा रहे हैं। ताई भाई के गिल्ट तो बड़ा खतरनाक था, उसका कोई एक तरीके से होप नहीं दिख रहा था। मास्केर होने के बाद वो खुद का सबसे बड़ा विलन बन चुका था। फैंगमैन कहता है यही था फाइनल पुश और अब दिखाया जाता है ताई बाई ने अपने कपड़े फाड़ता है, चीख रहा था, रो रहा था। एक रैंक 5 का घुमाशा की डिग्निटी एकदम गायब हो चुकी थी। तभी हवा तेज होने लगती है, क्लाउड जाम होने लगते हैं, नेचर रिएक्ट करता है। फैंगमैन कहता है यू डिड नॉट डिसअपॉइंट, यानी अब कुछ खतरनाक होता है। सीन एकदम खतरनाक हो जाता है, स्काई डार्क हो जाता है, सैक्रेड प्लेस एकदम हिलने लगता है। क्राउड कहता है ये क्या हो रहा है। हाई लेवन गुस्से में कहता है कौन है इस सब के पीछे। हाई शू डरते हुए कहता है इट्स ताई बाइशेंग। हाई लेवन शॉक में फ्रीज में फिर घूमता हुआ कहता है रिट्रीट, सब निकल जाओ, जो मरना चाहता है यही रुक जाए, बाकी सब निकलो। मतलब उसे कुछ पता चल चुका है कि कुछ खतरनाक होने वाला है। अब यहाँ पे हेवन एंड अर्थ की काफ़ी मतलब चीज़ें ना बदल चुकी हैं, पावरफुल ट्रांसफॉर्मेशन स्टार्ट होने लगता है, यानी कुछ खतरनाक हो रहा था यहाँ पे। सीन में हमें देखने को मिलता है जो आसमान था भाई ब्लैक हो चुका था, हवा तेज चल रही थी, एक इनविजिबल हेवनली पावर ताई बाइशेंग को हवा में उठा रही थी। ताई बाइशेंग एकदम पागल हंसी के साथ कहता है हा हा, उसके चेहरे पर कोई शांति नहीं थी, ना कोई दयालुता, मतलब कोई भी वो वाला चीज़ नहीं था, एकदम पागल लग रहा था। सेकेंड प्लेस में सब गो मास्टर एकदम भाग रहे थे, फुल पैनिक मोड में थे। बहुत दूर भागने के बाद भी सब रुकते हैं और क्राउड जितना था सब देखने वाले बस कहते हैं गो मास्टर ने हिल पे और हवा में जाकर इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट कर दी थी। सब लोग बस देखते रह गए थे ताई बाइशेंग को, क्योंकि उसके मिक्स्ड इमोशन आ रहे थे और मिक्स इमोशंस थे और सब देख रहे थे। ताई बाई इमॉर्टल बन रहा था, ये सीन लोगों के लिए सपने जैसा था। इमॉर्टल बनना किसी को ही लाइफ में मिलता है। गो मास्टर शॉक में कहता है उसने अभी तक कोई गूवॉर्म भी यूज़ नहीं किया और वेदर चेंज कर दिया, फिर ज़मीन भी हिलने लगी, अर्थ की क्यूआई एक्टिवेट हो चुकी थी। ये लुईशेंग कहता है रिकॉर्ड्स के हिसाब से इमॉर्टल बनने के लिए पहला स्टेप होता है अपना प्राइमेसी तोड़ना। गु गुआंगलोंग कहता है इतना डीप स्टेप लेना मीन्स नो टर्निंग बैक, ये बहुत ही हिम्मत का काम है। नी यांग क्विंग ने कहता है ताई बाई के पास करेज है, सच में इंस्पायरिंग है। हाई लेवन का फेस तो एकदम कॉम्प्लेक्स हो गया था, उसे गिल्ट हो रहा था कि शायद ताई बाई का जो मेंटल ब्रेकडाउन है उसी की वजह से हुआ है, क्योंकि थोड़ी देर पहले भाई ने उसका दिमाग खराब करा था थोड़ी देर पहले। हाई लेवन सोच में कहता है अगर ताई बाई सक्सेसफुल हो गया तो भाई उससे डील कैसे करेंगे। तभी सीन शिफ्ट होता है, फैंगवान एक बड़ा अजूरे वुल्फ किंग पे एकदम बैठा सब कुछ देख रहा था और उसके अराउंड वुल्फ का ट्रुप था। फैंगवान अंदर ही अंदर कहता है हिज लक इज ब्लेजिंग, पिछली लाइफ में इमॉर्टल बन गया था और अब भी कोई इसको दिक्कत तो नहीं होनी चाहिए। उसने लक इंस्पेक्शन गू यूज़ करा बट फैंगवान कहता है डैम गू डैमेज हो गया है, आंखों में जलन हो रही है। ताई बाई ऑलरेडी हेवन अर्थ क्यूआई अट्रैक्ट कर चुका था, इस रेंज में कोई भी गू उसका मतलब यूज़ करना मतलब डिजास्टर था। फैंगवान सोचते हुए कहता है इस टाइम पर अगर मैं कुछ करूँगा तो खुद ही फंस जाऊँगा। अब सीन देखते हैं, पीक वॉर्टेक्स फॉर्मेशन का सीन देखते हैं। आसमान में डार्क क्लाउड्स मिलके एक बड़ा सा वॉर्टेक्स बना देते हैं, ज़मीन पर डस्ट घूम रही थी। ये लुईशेंग कहता है शॉक में
इतना बड़ा हेवन एंड अर्थ क्यूआई अट्रैक्शन अपने एल्डर के एडवांसमेंट से तो बड़ा सीन है यार। ताई बाई के एक्सपीरियंस और इमॉर्टल इनहेरिटेंस ने उसकी फाउंडेशन को डीप बना दिया था। स्काई और ग्राउंड दोनों साइड से वॉर्टेक्स बन गए थे, माइल्स ऑफ दूर तक बने थे यार, बहुत मील तक। ताई बायोशेंग हंसी करते हुए ऊपर देखते हुए चिल्लाते हुए कहता है कम कम कम। उसका पूरा बॉडी फियर और एक्साइटमेंट में दोनों में कांप रहा था, बट रिलीफ भी था। फेल भी हुआ तो कम से कम नाइटमेयर खत्म हो जाएगा। उसके चिल्लाने के बाद वॉर्टेक्स रोटेट करना स्टार्ट कर गया। स्काई में लाइटनिंग और ठंडा ग्राउंड से एकदम डस्ट पर्पल स्मोक एकदम निकलने लगा और यहाँ पे इमॉर्टल बनने का सफ़र स्टार्ट हो गया था। और थोड़ा और डिटेल में हमें दिखाया जाता है कि जैसे एक बड़ा ग्राइंडिंग स्टोन घूमता है, वैसे ही डार्क और क्लाउडी जो थे ना, ये माइल्स तक एकदम दूर क्लियर ब्राइट ऑरा नीचे गिरा रहे थे। और नीचे जो डस्टी वॉर्टेक्स था उसमें गोल्डन ऑरा ऊपर उठ रहा था। ये दोनों हेवन एंड अर्थ का क्यूआई और अर्थ क्यूआई था। हेवन क्यूआई बिल्कुल क्लियर था, फ्री फ्लो में एकदम मूव कर रहा था। जो अर्थ क्यूआई था हैवी और डेंस फील हो रहा था। और उसी के बीच में ताई बायोशेंग का बॉडी वाइट कलर का ह्यूमन क्यूआई रिलीज कर रहा था। ये ह्यूमन क्यूआई इतना ज़्यादा था कि एक ककून जितना बना लिया था, उसके अराउंड एक बड़ा स्पेयर जैसा उसको टाइटली कवर करता था। क्योंकि हम जानते हैं कि ह्यूमन क्यूआई है वही एक कटोरे की तरह है। जितना अच्छा तुम्हारा कटोरा होगा उतना अच्छा तुम हेवन एंड अर्थ की जो क्यूआई है उसे स्टोर कर पाओगे और तभी तुम इमॉर्टल बन पाओगे। तो जो भाई अपने ताई बायोशेंग का जो कटोरा है यानी ह्यूमन क्यूआई है वो अच्छा खासा बढ़िया वाला है, ज़्यादा है। अब हेवन क्यूआई ऊपर से बरस रहा था, अर्थ क्यूआई नीचे से उबल रहा था और दोनों एयर में ह्यूमन क्यूआई के साथ मिक्स हो रहे थे। हेवन एंड अर्थ और ह्यूमन ये तीन क्यूआई एक जगह पर कवरेज हो गए थे और फ्यूज होना स्टार्ट हो गए थे। हाई लेवल स्लोली बोलता है फर्स्ट स्टेप था प्राइमेसी तोड़ना, सेकंड स्टेप है क्यूआई को अब्जॉर्ब करना। ये लुईस शेंग सर हिला के बोलता है प्राइमेसी तोड़ने के बाद वापसी जाने का कोई ऑप्शन नहीं होता, बस एक ही चांस है, या तो सक्सेसफुल हो जाओगे या गारंटीड डेथ होगी। और क्यूआई अब्जॉर्ब करना मतलब तुम्हारी नेचर और कंट्रोल दोनों का टेस्ट है। ये स्टेप बिल्कुल टाइट रूप वाला है, यानी एकदम ऐसा है कि तुम्हारे मुंह और एकदम तुम ऐसे किसी एक टाइट रस्सी वाला गेम देखा होगा जिसपे एक इंसान रस्सी के ऊपर चलते हुए जाता है अपने हाथ में डंडा लेके, तो वैसा ही सीन होता है यहाँ पे भी, इतना खतरनाक होता है। अगर थोड़ा भी इम्बैलेंस हुआ तो बंदा तो सीधा गया। ह्यूमन क्यूआई तो थोड़ा ज़्यादा हुआ तो सेल्फ डिटोनेशन हो जाएगा और ये जो ह्यूमन क्यूआई है वो ज़्यादा हुआ तो यहाँ पे डिज़ोल्व हो जाएगा। यानी अगर ह्यूमन है, इंसानी क्यूआई है तो तुम तो भाई फट जाओगे, और अगर हेवन की क्यूआई है तो तुम डिज़ोल्व हो जाओगे, अर्थ की क्यूआई है तो तुम फॉसिल बन जाओगे। मतलब दिक्कत ही दिक्कत है, सब बैलेंस होना चाहिए यार। सच में आगे बढ़ना है तो रिस्क लेना ही पड़ेगा। इसलिए कई रैंक 5 के पीक स्टेज के गो मास्टर जो जानते भी हैं कि कैसे इमॉर्टल बनना है वो भी ये रिस्क नहीं लेते जब तक कोई मजबूरी ना हो। जो एक्सपर्ट होते हैं वो प्रोसेस ऑब्जर्व करते हैं और जो लोग नॉर्मल होते हैं वो बस नॉर्मली इंजॉय करते हैं और एक्साइटमेंट उनके मुंह पर ही होती है क्योंकि वो इमॉर्टल्स को देख रहे होते हैं, तो बहुत बड़ी बात होती है। फेंगयुआन सबसे ज़्यादा एक्सपीरियंस बंदा था इस फील्ड में। पिछली लाइफ में ब्लड पाथ गो इमॉर्टल बनने का जो प्रोसेस था उसके दिमाग में एकदम गहरा असर छोड़ा गया था उसका। फेंगयुआन अंदर ही अंदर कहता है ये सेकंड स्टेप बहुत टफ है, सिर्फ बैलेंस का ही नहीं बल्कि तुम्हारे असली नेचर का भी टेस्ट है ये। हेवन क्यूआई और अर्थ क्यूआई उसकी बॉडी को हिट कर रहे हैं। तीन क्यूआई का मिलना मतलब मॉर्टल को और हेवन एंड अर्थ के साथ ब्लेंड होना है। एक नॉर्मल बंदा कभी भी नेचर के क्लोज नहीं होता जितना इस मोमेंट में होता है। हेवन और अर्थ दोनों हर लिविंग बीइंग का बेस हैं। जब उन दोनों का रेसोनेंस होता है तो गो मास्टर के माइंड में ग्रेट डाउ वाइब्रेशन भर जाता है। इस एक रेयर चांस होता है लेकिन इसी में डेंजर भी होता है क्योंकि बंदा उस स्पिरिचुअल फीलिंग में एकदम खो जाता है और फिर इम्बैलेंस हो जाता है तो ख़त्म, सब समझ जाओ ख़त्म। फिर जितना ज़्यादा हेवन क्यूआई अर्थ क्यूआई अब्जॉर्व करोगे उतना ज़्यादा चांस है इमॉर्टल बनने का, और इसी लालच में लोग ओवर कर लेते हैं और फिर इम्बैलेंस हो जाता है और फिर एंड में ख़त्म हो जाते हैं वो लोग। बट ताई बायोशेंग ने फेंगयुआन को डिसअपॉइंट नहीं करा था, उसने कंट्रोल बनाए रखा था, परफेक्ट बैलेंस रखा था, धीरे धीरे प्रोग्रेस कर रहा था। ये लुईस शेंग शौक में कहता है ताई बाई को ज़रूर किसी एक्सपर्ट ने ट्रेन किया होगा, और कोई बोलता है सेकेंड स्टेप कंप्लीट कर लिया है इसने, बंदा सिंपल नहीं है भाई। हाई लालन और ये लुईस शेंग दोनों कंफ्यूज थे। बस उसी टाइम एकदम रंबल सी आवाज़ आती है, एक ह्यूज टर्बुलेंस हो गया। स्काई में जो अरोरा था वो शेक करता है और 88 रॉन्ग बिल्डिंग में ट्रेमर्स स्टार्ट हो जाते हैं, यानी वो बिल्डिंग भी हिलने लग गई। सेक्रेट प्लेस का बेस भी एकदम हिल जाता है, धूल उड़ती है, कोर्टयार्ड कोलैप्स होने लगते हैं, लोग पैनिक में हो जाते हैं, कहते हैं क्या हो रहा है, क्या 88 रैंक बिल्डिंग में कुछ सीन हो गया है क्या। सबकी नज़र शॉक में वहीं चली जाती है। फेंगयुआन एकदम उधर देखते हुए कहता है हाँ वक्त आ चुका है। ट्रू यांग बिल्डिंग के अंदर लैंड स्पीड फुल गुस्से में था क्योंकि ताई बायोशेंग जो हेवन और अर्थ क्यूआई ले रहा था वो किसी ओपन वर्ल्ड का तो नहीं था ना, बल्कि इंपीरियल कोड ब्लेस लैंड का क्यूआई था और एक छोटे वर्ल्ड का क्यूआई था।
ताई बाई बेसिकली इस स्मॉल वर्ल्ड का हेवन और अर्थ की वाई खत्म कर रहा था, मतलब लैंड स्पीड की जो असली पावर का सोर्स जो था वो खा रहा था। तो लैंड स्पीड को गुस्सा होना तो जायज़ था, वो ऑलरेडी हज़ारों साल से बंद था, अब जाके उसके पास आज़ादी का थोड़ा बहुत चांस मिला था। हाँ, वो एक ऑब्सेशन से बना था, झूठ नहीं बोल सकता था, बट समझदार था। उसे स्ट्रेटजी सोची थी, चुप बैठ जाता जाइंट सन की विल से डरते हुए। प्लान था जब ग्रुल मड एकदम अच्छे से काम करके सब तोड़ देगा, सब कुछ आज़ाद कर देगा, तब बिल्कुल फ्रीडम मिल जाएगी उसे। बट ताई बा ने तो सीन ही क्रिएट कर दिया। अब अगर जाइंट सन की विल जाग गई तो लैंड स्पीड फिर से दब जाएगा, उसके सारे होप्स फिर से फिनिश हो जाएंगे। सो उसने डिसीजन ले लिया था जब तक जाइंट सन की विल सो रही है तभी कुछ कर ले। और तब सबने देखा कि ट्रू यांग बिल्डिंग शेक कर रहा था, सेकंड प्लेस के स्ट्रक्चर टूट रहे थे। ये जो ट्रू यांग बिल्डिंग के अंदर फ्रॉस्ट जेड पिकॉक जो लैंड स्पीड था एक लाउड स्क्रीम निकालता है। उसका अटैक इतना खतरनाक था कि क्या बोले। उसकी बॉडी पे जो ग्रीन पेस्ट था वो मेल्ट होने लगता है, सिर्फ नेक के नीचे तक रह जाता है। 5 से 6 ब्लैक चेन्स ब्रेक भी हो जाती हैं और कुछ ही चेन्स रहती हैं। तभी एक हल्की सी आवाज़ आती है जैसे कोई शेप जाग रही हो। किसने हिम्मत करी मुझे मेरे स्लीप से जगाने की। ट्रू यांग बिल्डिंग के अंधेरों से एक जाइंट विल उठती है, एक बड़ा सूरज जैसा। पहले तो एक छोटी सी रोशनी थी, बट धीरे धीरे इतनी ब्राइट हो जाती है कि अंडरवर्ल्ड के 10 लेयर्स तक पियर्स कर सकती है। हर कोने में उसकी लाइट पहुंचती है। फेंग युआन की जो विल थी, जो उसने गेस्ट हार्ट स्टेले में डाली थी, वो तुरंत इरेज हो जाती है। उसके हाथ में जो ग्लास ओनर टोकन था वो बॉइलिंग हॉट जैसा हो जाता है। यानी भाई यहाँ पे वो विल जाग चुकी है। पहले तो मुझे यहाँ पे लगा था कि भाई लैंड स्पीड अटैक कर रही है, लेकिन अब मुझे पता चला नहीं भाई, ये जो अटैक आ रहा था ये अटैक और किसी का नहीं, ये यहाँ पे विल का था। यानी जाइंट सन की विल जाग चुकी है। जैसे एक ब्लेजिंग सन जैसा विल ग्लास ओनर टोकन के थ्रू गया, उसने सीधा फेंग युआन के माइंड पे अटैक कर दिया। वो विल एक गोल्डन फ्लड की तरह था जो बिना रुके फेंग युआन के दिमाग में घुस गया। विल एक्चुअली होता है बहुत सारे स्पेसिफिक थॉट का कॉम्बो। अगर जाइंट सन का विल उसके माइंड के एकदम अंदर चला जाता है और फेंग युआन एक पागल या एकदम वैसा बन जाएगा कि वो कुछ संभाल नहीं पाएगा। अगर वो जो विल इसके अंदर चला गया और कुछ छेड़छाड़ कर दी तो मो याओ कहती है ये तो खतरा है, जल्दी से वो घटिया ओनर टोकन फेंक दो। मो याओ का विल इसके माइंड से आया और जोर से चिल्लाया। मो याओ एक गू इमॉर्टल का विल थी जो रैंक 7 तक पहुंच चुकी थी अपनी मौत से पहले, और इसलिए विल के बारे में उसका नॉलेज फेंग युआन से भी कहीं ज़्यादा था। उसकी अपनी सेफ्टी भी फेंग युआन से जुड़ी हुई थी, जैसे दोनों एकदम एक ही बोट के सब मतलब मुसाफिर हो। इसलिए माइंड एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जगह होती है और फेंग युआन वहाँ फाइट करना बिल्कुल भी नहीं चाहता था। फेंग युआन कहता है टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। उसने एक बस सोचा और फिर पहले जो मतलब थोड़ा बहुत तो उसने सोच रखा था कि क्या करना है, तो वो रेडी भी था। इसलिए उसने बिना देरी के ना स्पेशल विल गू एक्टिवेट कर दिया। जैसे ही प्राइमल एसेंस दिया गया, स्पेशल विल गू सीधा फेंग युआन के माइंड से फ्लैश किया और जाइंट सन की विल को ब्लॉक कर दिया। गोल्डन विल बिल्कुल ही रुक गया, जैसे किसी ने पॉज बटन दबा दिया हो। स्पेशल विल गू ने उसके बाद एक स्ट्रॉन्ग अब्जॉर्प्शन फोर्स से निकालना स्टार्ट करा और जाइंट सन का जो विल था तुरंत निगलने लग गया। एक छोटी सी विल ने एक बड़ी सी विल को खा लिया, जैसे एक चींटी ने हाथी को निगल लिया हो, और जाइंट सन का विल कुछ नहीं कर पाया। मो याओ कहती है ये तो कुछ सेकंड के लिए स्टंट रह गई, और फिर उसने बोला तो जाइंट सन का विल एक स्पेशल विल था। विजडम पाथ काफ़ी पुराना है, रिमोट एंटिक्विटी एरा से लेके आज तक डेवलप हो चुका है। विल विजडम पाथ का पार्ट है, इसलिए उसके टाइप्स और एफर्ट्स भी बहुत सारे होते हैं। जब फेंग युआन ने इस पाथ में एंट्री ली थी तभी उसने काफ़ी सारे विजडम पाथ के गू बॉम्ब खरीद लिए थे, जैसे स्पेशल विल गू, डेलिबरेट विल गू, प्ले विल गू, कीप विल गू, न्यू विल गू, हर टाइप की जो थे वो ले लिए थे। प्रोज अच्छे से जानता था, वो प्रोफेशनल चीज़ें जानता था। उसकी गू मास्टर को खुद डिसाइड करना होता है कि किस सिचुएशन में कौन सा गू यूज़ करना है, तो वो तो इतना डिपेंडेंट मतलब उसे पता था यार, उसे सब पता है ये कब कैसे यूज़ करना है। उनमें से स्पेशल विल गू को पहले से अरेंज किया जा सकता था, ऑटोमेटिकली ट्रिगर होता था जब कोई स्पेशल कंडीशन फुलफिल हो जाए। एक सैम्पल एकदम ऐसा सिंपल एग्जांपल ये मान लो, एक रैट ट्रैप, जब चूहा ट्रैप को टच करता है कंडीशन फुलफिल होती है और ट्रैप एक्टिवेट हो जाता है। सेम यही सेटअप था यहाँ पे। जाइंट सन इमॉर्टल वनरेबल ने भी फ्यूचर के डेंजरस सिचुएशन के लिए प्लान बनाया था अपने डिसेंडेंट की प्रोटेक्शन के लिए। उसने स्पेशल विल गू का यूज़ करके अपना एक विल बनाया था, उसे 88 रैंक बिल्डिंग में रिसेट कर दिया था। जैसे ही कोई डेंजर या एक सर्टेन लेवल पे कुछ पहुंचता है, कोई चीज़ पहुंच जाती है, डेंजर या कुछ भी पहुंचता है, तो कंडीशन फुलफिल होती है और जाइंट सन का जो स्पेशल विल ट्रिगर हो जाता है। लेकिन उसका एग्जैक्ट एक्टिवेशन रिक्वायरमेंट क्या था वो किसी को भी नहीं पता था, इवन जो रिबॉर्न फेंग युआन है उसको भी नहीं। अगर अपनी पिछली लाइफ के क्लिप्स फेंग युआन थोड़ा से देखे जाने तो जाइंट सन का विल एक स्पेशल विल था, और ये जानना ही फेंग युआन के लिए एडवांटेज बन गया था। चाहे जाइंट सन का विल इमॉर्टल वनरेबल का हो, पर उसे भी वर्ल्ड के लॉस और ग्रेट डाउ को फॉलो करना पड़ता था।
वो भी एक गू वॉर्म के थ्रू बना था, इसलिए उसे मैचिंग गू वॉर्म से कंट्रोल किया जा सकता था। तो जब स्पेशल विल गू ने जायंट सन की विल को रोका और निकला तो वो फुली इफेक्टिव था। जायंट सन का विल अपनी पावर दिखा भी नहीं पाया और पेंगुइन के स्पेशल विल गू के आगे पूरा एकदम खा लिया गया। स्पेशल विल गू का पेट तुरंत ही फूल गया, जैसे कोई मोटा आदमी खा लिया और आराम से पेट भर गया हो। पेंगुइन कहता है हाँ हाँ हाँ, क्या ज़बरदस्त विल था। उसने तारीफ़ की, लेकिन अंदर से शौक था, ये कितना रिस्की था। चाहे वो मतलब कितना ही प्रिपेयर हो, कितना ही कुछ कर ले, लेकिन वो जानता है कि सामने एक इमॉर्टल वनरेबल का विल था। सिर्फ एक स्टैंड होने के बाद भी उसे थोड़ा बहुत हैंडल करना आसान नहीं है। ओनर टोकन जो पेंगुइन के हाथ में था वो 88 रुआंग बिल्डिंग का पार्ट था। जायंट सन की विल उसके थ्रू अटैक कर रहा था, लेकिन अगर इस ओनर टोकन को एक टनल समझो तो जायंट सन के विल का सिर्फ एक स्टैंड ही पास हो सकता था। अगर ये जो टनल है थोड़ा भी मतलब बड़ा होता तो सिचुएशन टोटली डिफरेंट होती। शायद उसका वो जो विल वाला गु है वो भी कुछ नहीं कर पाता। जायंट सन का विल गुस्से में कहता, फ्रॉड, तूने मेरी इज्जत के साथ मजाक किया है, मैं तुझे चूर चूर कर दूंगा। तभी रंबल की आवाज़ आती है। ट्रू यांग बिल्डिंग हिलने लगा, ब्राइट लाइट्स आसमान तक चली गई और एक ऐसी पावर जाग गई जो हेवन और अर्थ दोनों को हिला रही थी। जायंट सन इमॉर्टल वनरेबल तो मर चुका था, इसलिए वो अपने विल से फुल पावर में 88 रुआंग बिल्डिंग को कंट्रोल नहीं कर सकता था। लेकिन उस बिल्डिंग में उसने पहले से ही बहुत सारे रैंक 9 येलो एप्रिकॉट इमॉर्टल एसेंस छोड़ा था। वाई अच्छा, तो जब रैंक 9 पे हो तो एक एप्रिकॉट इमॉर्टल एसेंस होता है, शायद उसका यूज़ हो रहा है। वाइल्ड गू नॉर्मली हवा में एसेंस ले सकते हैं, पर जब वो रिफाइन हो जाते हैं तब उन्हें गू मास्टर का एसेंस चाहिए होता है। 88 रुआंग बिल्डिंग एक इमॉर्टल गू हाउस था और जायंट सन की विल के कमांड में वो जायंट सन के छोड़े गए इमॉर्टल एसेंस से इजीली एक्टिवेट हो सकता था, बिल्कुल नेचुरली। मोया पैनिक में कहती है, भाग जा, ट्रू यांग बिल्डिंग फुल पावर दिखाने वाला है। पेंगुइन एक थीप था जिसने ट्रू यांग बिल्डिंग का एक पार्ट रिफाइन किया था। अब जायंट सन का विल फुली एक्टिवेट हो गया था। उसके नज़र में पेंगुइन बस एक दुश्मन था, एक ट्रेटर था, एक फ्रॉड था। पेंगुइन के पास जायंट सन का ब्लड लाइन भी नहीं था, और तो क्या ही बोले, वो कुछ बोल भी नहीं सकता इस चीज़ को लेकर। ज़बरदस्ती जो उसके ऊपर जो किलिंग इंटेंट आने वाला है ना, बहुत खतरनाक आने वाला था, क्योंकि ऐसा तो आ ही रहा है, अभी भी आ रहा है, लेकिन अब तो सिचुएशन और हाथ से बाहर जाने वाली थी। पेंगुइन शांत होकर कहता है, फिक्र मत करो। जबकि डिजास्टर उसके सर पे था, वो स्टिल एकदम शांत दिख रहा था। उसने टाइटली ग्लास ओनर टोकन को पकड़ के रखा था। ये पर्टिकुलर टोकन कोई नॉर्मल चीज़ नहीं थी। इस टोकन को बनाने में एक इमॉर्टल गू को बेस बना के काम किया गया था। इसका डिज़ाइन सेंट्रल कॉन्टिनेंट के गू इमॉर्टल और बहुत सारी बड़ी फोर्सेस ने हज़ारों साल पहले बनाया था केयरफुली। पेंगुइन एंग्री होकर कहता है, मरने के बाद भी ड्रामा कर रहा है। भाई अब तो ज़माना बदल गया है। उसने बिना डरे एक थॉट सेंड किया ग्लास ओनर टोकन के थ्रू, एक एम्बुश अटैक लॉन्च कर दिया सीधा जायंट सन की बिल के ऊपर। और यहाँ पे जब ट्रू यांग बिल्डिंग इतनी जोर से हिला, ये सब होने के बाद क्या बताएं, जो एकदम अरोरा थी, एकदम चमक उठी थी। जो पैंथम इमेजेस फ्लोर कंडेंस होते थे बने थे, वो एक कैंडल की तरह तेज हवा में बुझ गए, पूरी तरह से कोलैप्स हो गए, डिसॉल्व हो गए, सब कुछ एकदम से रुक गया। ट्रू यांग बिल्डिंग के अंदर जायंट सन का विल एक गुस्से भरा चीख मारा, क्योंकि उस पर कई सारे स्पेशल विल गू एक साथ हमला कर रहे थे। ये स्पेशल विल गू एक्चुअली सेंट्रल कॉन्टिनेंट के गू इमॉर्टल की हज़ारों साल की प्लानिंग थी। ये ट्रम्प कार्ड था जो स्पेशली जायंट सन की विल को टारगेट करने के लिए डिज़ाइन किया गया था। जायंट सन की विल सबसे बड़ी वीकनेस थी, डायरेक्ट अटैक हो रहा था उस पर, जैसे एक भेड़ियों का झुंड किसी अकेली बकरी पे घेर के अटैक कर रहा हो। जायंट सन का विल तुरंत इमॉर्टल गू वॉर्म एक्टिवेट करना चाहता था ताकि स्पेशल विल गू को मार सके। ट्रू यांग बिल्डिंग एक इमॉर्टल गू हाउस थी, यानी कई इमॉर्टल और मॉर्टल गू से मिलकर बनी थी। एक सॉलिडिफाई किलर मूव था, तो नेचुरली इसमें दुश्मनों को क्लीन करने की पावरफुल तरीके तो होंगे ही, लेकिन सेंट्रल कॉन्टिनेंट के गू इमॉर्टल ने ऑलरेडी डीप रिसर्च करके सबका सोल्यूशन निकाल रखा था। स्पेशल विल गू के अटैक के साथ साथ उन्होंने एक और पावरफुल मूव भी यूज़ करा था। जायंट सन इमॉर्टल वनरेबल के छोड़े गए सारे येलो एप्रिकॉट इमॉर्टल एसेंस को सील कर दिया गया था, और बिना इमॉर्टल एसेंस के ट्रू यांग बिल्डिंग बिल्कुल हेल्पलेस हो गई थी। सब एक्शन रुक गए थे। जायंट सन का विल गुस्से से एकदम फटने लगा था, लेकिन उसके पास तुरंत इस सिचुएशन को मतलब निकलने का कोई सोल्यूशन तो था ही नहीं। उसका पूरा सिस्टम एकदम हैंग हो चुका था, सिस्टम जाम कर दिया गया भाई का। ट्रू यांग बिल्डिंग एक डेड साइलेंस में चली गई। पेंगुइन ने अब चैन एकदम मतलब देखा और अब चैन की सांस ली। पेंगुइन सोचता हुआ कहता है, पिछले जन्म में सेंट्रल कॉन्टिनेंट के गू इमॉर्टल ने इसी तरीके से जायंट सन की विल को ख़त्म किया था और 88 रुआंग बिल्डिंग को डिस्ट्रॉय कर दिया था। पेंगुइन थोड़ा रिग्रेट के साथ कहता है, काश मैं भी गू इमॉर्टल होता तो इस मौके का फ़ायदा उठाता। अभी तो मैं एक मॉर्टल हूँ, कुछ भी नहीं कर सकता। सच्ची बात यह थी कि अगर वो गू इमॉर्टल भी होता फिर भी अकेला कुछ नहीं कर सकता। जब सेंट्रल कॉन्टिनेंट के गू इमॉर्टल ने इंपीरियल कोड ब्लेस्ड लैंड पर अटैक किया था, तब उनके पास टोटल 11 एलीट लेवल के गू इमॉर्टल्स थे। उनमें से 3 तो जिंदा
मतलब समझ रहे हो ना, 3 जिंदा लौट आए थे, लेकिन उनका सेक्रीफाइस वर्थ मतलब जिंदा नहीं लौट आए थे। वही तो मर गए थे यार, हमें याद तो है 11 लोग गए थे, 2-3 मर गए थे और 9 लोग इंजर्ड थे। हाँ वही वाला सीन है ये, 9 लोग ही जिंदा बचे थे लेकिन इंजर्ड, और बाकी 3 लोग तो मर गए थे, लेकिन उनका सेक्रीफाइस वर्थ इट था। उन्होंने बहुत ज़्यादा बैटल स्पॉइल जीते थे। ट्रुयांग बिल्डिंग नॉर्थर्न प्लेन्स का एक स्पिरिचुअल सिंबल था। जब ये सडनली डिस्ट्रॉय हो गया, पूरे नॉर्थर्न प्लेन्स का मोराल टूट गया, हर जगह से पीछे हटने लगे बैटल्स में। अगर माँ होंग्युन नाम के गु इमॉर्टल ने बार बार पिलर बन के सिचुएशन में संभाली ना होती तो नॉर्थर्न प्लेन्स कब का सेंट्रल कॉन्टिनेंट में मर्ज हो चुका होता। यानी जो वो लोग चाहते थे सेंट्रल कॉन्टिनेंट के लोग, वो हो जाता, लेकिन बस एक बंदे की वजह से नहीं हुआ था। शायद इस बंदे ने सबको मर्ज करके रखा होगा, जैसे माँ होंग्युन है ना, इसने मर्ज करके रखा होगा, अरे हार मत मानो, ये वो मोराल गिरने नहीं दिया ज़्यादा। लेकिन अभी के लिए फैंगवा सेफ था कुछ टाइम के लिए। क्राउड एकदम कंफ्यूज्ड होकर कहता है अभी ट्रुयांग बिल्डिंग के साथ क्या हुआ? ताई बायोशेंग गु इमॉर्टल बन गया, क्या उसका इम्पैक्ट इतना बड़ा था कि ट्रुयांग बिल्डिंग भी अफेक्टेड हो गई? इंपीरियल कोड ब्लेस्ड लैंड गु इमॉर्टल को एंटर करने से मना करता है। ताई बायोशेंग का यही इमॉर्टल बनना क्या ओल्ड एंसेस्टर जाइंट सन के रूल के अगेंस्ट गया? ट्रुयांग बिल्डिंग के एबनॉर्मल बिहेवियर ने सब लोगों को कन्फ्यूज कर दिया था। सब अपने अपने गेस कर रहे थे, लेकिन जब ट्रुयांग बिल्डिंग फिर से साइलेंट हो गई, कोई मूवमेंट नहीं हुआ, तो सबका फोकस ताई बायोशेंग पर चला गया। वो अभी भी हवा ज़मीन के बीच में एकदम फ्लोट कर रहा था, हेवन क्यूआई और अर्थ क्यूआई को कंटिन्यूसली खींच रहा था, उन्हें अपने ह्यूमन क्यूआई के साथ कंबाइन कर रहा था। ये 3 क्यूआई एक जगह जमा हो रहे थे, जहाँ पहले का एकदम उसका प्राइमेसी बन रहा था, एक नया प्राइमेसी एक तरीके से, क्योंकि पहले वाला टूट चुका है। एक पहले वाला प्राइमेसी है वो टूट चुका है, लेकिन वही प्राइमेसी अब दोबारा बन रहा है। उसकी बॉडी में एक बहुत ही मिस्टीरियस ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा था, चाहे फिजिकल बॉडी हो या सोल, दोनों हेवन और अर्थ की क्यूआई एकदम टेम्पर हो रही थी। उसकी लाइफ का एसेंस एक हायर लेवल पे एलिवेट हो रहा था। गु इमॉर्टल बनने के प्रोसेस में 3 मेजर स्टेप होते हैं। पहला, प्राइमेसी को तोड़ना, दूसरा क्यूआई लेना, और फाइनल एलिवेशन। ताई बायोशेंग के पास एक कंप्लीट गु इमॉर्टल इनहेरिटेंस थी, इसलिए उसे क्लियर अंडरस्टैंडिंग थी कि अब क्या चैलेंजेस आएंगे, उसे क्या करना है। अभी तो वो सब स्टेबल था, कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं आई थी, लेकिन गु इमॉर्टल बनना क्या इतना ईजी होता है? हेवन क्यूआई और अर्थ क्यूआई तो नेचर से कंटिन्यूसली मिल रहा था, लेकिन ह्यूमन क्यूआई सिर्फ ताई बायोशेंग से ही आता था। इसलिए हेवन और अर्थ क्यूआई का जो क्वांटिटी था एंडलेस था, लेकिन जो ह्यूमन क्यूआई थी उसकी वो तो लिमिटेड थी, और एक भी चीज़ ऊपर नीचे हो गई, बैलेंस नहीं रही तो तुम तो ख़त्म। तीनों क्यूआई को बैलेंस रखना ज़रूरी था। अगर ह्यूमन क्यूआई कम हुआ तो एक्स्ट्रा हेवन अर्थ क्यूआई एब्जॉर्ब नहीं हो पाता, तो अर्थ मतलब जो एक्स्ट्रा वाली है वो ज़्यादा बढ़ जाएगी, वो ज़्यादा बढ़ गई तो दूसरी वाली कम। मतलब बैलेंस रखो यार, सिंपल सी बात है, नहीं रखा तो तुम खत्म। ये लो शेंग एकदम एक्साइटमेंट से आंखें ओपन करते हुए देखता है। ताई बायोशेंग की जो एक्यूमुलेशन बहुत ही डीप थी, इसलिए इतना ज़्यादा क्यूआई अट्रैक्ट कर पाया है। अब एक्स्ट्रा क्यूआई कैलेमिटी और ट्रिबुलेशन में बदलने जा रहा है। जितना डीप किसी के गु मास्टर का एक्यूमुलेशन होता है, उतना ज़्यादा टफ होता है इमॉर्टल बनना, लेकिन अगर सक्सेस हुआ तो फ्यूचर पोटेंशियल भी उतना ही बड़ा होता है। रिस्क और रिवॉर्ड दोनों प्रॉपर, मतलब ये जो चीज़ें हैं वो बस डिपेंड करती है तुम्हारे ऊपर। हाई लालन क्वाइटली सब कुछ ऑब्जर्व कर रहा था, बिना कुछ बोले डिटेल को नोट कर रहा था। हेवनली ट्रिबुलेशन, अर्थी कैलेमिटी कैसे बनते हैं, जो सीन अभी हो रहा था सब कुछ लाइव डेमोन्स्ट्रेट कर रहा था, यानी सब कुछ दिखा रहा था, जो भी चीज़ हो रही थी सब कुछ लाइव हो रही थी, सारी चीज़ें लाइव डेमोन्स्ट्रेट हो रही थी। गोल्डन अर्थ क्यूआई और भी डेंस हो गया था, और टर्बिड क्यूआई ने फॉर्म लेना शुरू कर दिया था। धीरे धीरे एक 1 हॉर्न्ड ग्रेट टाइगर बन गया था, और ग्रीन हेवन क्यूआई से हज़ारों जाइंट विलो लीव्स बन गए थे। हर लीव एक बोर्ड के साइज़ का था। 1 हॉर्न टाइगर एक हिल जितना बड़ा था, और क्राउच करके हेड उठाकर एक जैसे जंप करने वाला हो, और विलोस लीव स्काई में फैल रहे थे और एकदम इधर से उधर हिल रहे थे, बिल्कुल एकदम रेडी थे स्ट्राइक के लिए। फैंगवन शार्प गेज के साथ कहता है ये है अर्थली कैलेमिटी, लॉफ्टी टाइगर और हेवनली ट्रिबुलेशन विलो वाइंड। ताई बायोशेंग ने अपना पागल लाउटर रोका, यानी जो चिल्ला रहा था ना बेफजूल हंसने वाली, वो रोका, और उसका फेस अब सीरियस हो गया था। जो क्राउड अभी तक डिस्टेंस पे था वो कैलेमिटी और ट्रिबुलेशन की पावर फील कर रहा था। तो सोचो ताई बायोशेंग जो सेंटर में खड़ा हो उस पर क्या बीत रही होगी। पूरा क्राउड एकदम साइलेंट था, एटमॉस्फेयर काफ़ी हैवी हो गया था, लेकिन उसी मोमेंट पे इंपीरियल कोड लैंड स्पीड एकदम से लाउड करता है, यानी चिल्लाता है, हंसता है। इंपीरियल कोड लैंड स्पीड कहता है मुझे तो कैद से छूटने का चांस चाहिए था, अब वो तो आ चुका है। सीन दिखाते हैं जो ट्रुयांग बिल्डिंग के अंदर लैंड स्पीड अपनी पूरी ताकत से अपने ऊपर लगे जो सील को तोड़ने की कोशिश कर रहा था, और बैंग बैंग आवाज़ आ रही थी, एक के बाद एक
बहुत जल्दी हल्की-हल्की और कभी-कभी भारी-भारी धमाके की आवाज़ सुनाई दे रहे थे। जैसे ही 3 काली ज़ंजीरें टूटी और जो उसे बाँध रही थी वो टूट गई थी और ऊपर से लगा हुआ ग्रीन पेस्ट भी उसकी गर्दन तक जो था पंखों तक एकदम आ चुका था और धीरे-धीरे पूरा निकला जा रहा था और उसके फ़ेदर्स अब उसे फ़ील होने लगे थे। जायंट सनकीविल गुस्से में कहती है, लिटिल स्पैरो तो इतनी हिम्मत कैसे कर सकती है? फ्रोस्ट रीड पीकॉक चिल्लाते हुए कहती है, जायंट सन तू मर चुका है, फिर भी तूने मुझे लाखों सालों तक कैद करके रखा। आज के दिन तेरी ये घटिया जेल से मैं निकल के रहूँगी। सालों तक कैद रहने के बाद ना हिलने की आज़ादी, अंदर की घुटन, अंदर से सब कुछ इतना जो उसने सहा था वो सब बाहर आ रहा था। जायंट सनकीविल ने गुस्से में एक गहरी चीख मारी। उसका सन जैसा विल अचानक से भड़क उठा और हर डायरेक्शन में एक मैजेस्टिक गोल्डन फ्लड की तरह फैल गया। 10,000 स्पेशल विल गुड पहले ही उस चारों तरफ उसे घेरे हुए थे। वो बिल्कुल एकदम से एक ही तरह से गोल्डन फ्लड में जायंट सनकीविल को रोक रहे थे। जायंट सनकीविल को स्पेशल विल गू ने पूरी तरह से रोका हुआ था, एकदम टाइटली, कोई क्रैक नहीं था, लेकिन ये सिर्फ कुछ सांसों तक का ही चला था। स्पेशल विल गू ऑलरेडी जायंट सनकीविल को एकदम लिमिट तक एब्जॉर्ब कर चुका था, अब आगे एकदम फटने वाला था। कुछ ही सांसों के बाद वो दम से आवाज़ आई। स्पेशल विल गू ने जो बनाया जो गया था विल को मतलब एब्जॉर्ब करने के लिए, वो तो फट गया भाई, उसके टुकड़े टुकड़े हो गए। जायंट सन की जो स्पेशल विल को भले ही रोका गया हो, लेकिन उसका साइज़ इतना इतना ज़्यादा बड़ा था कि भाई रोक ही नहीं पाया था, सिंपल सी बात है। अब पानी तो भाई आग को बुझा ही नहीं सकता ना, मतलब इतनी बड़ी आग को नहीं बुझा सकता है लेकिन इतनी बड़ी नहीं। लेकिन जो आग थी ये सूरज जितनी बड़ी थी। जायंट सनकीविल जो एक सूरज जैसी थी, ग्रैंड और मैसिव, ने ये जो स्पेशल विल गू के खिलाफ बहुत खतरनाक अटैक करा था और स्पेशल विल गू तो फाड़ दिया था। जैसे ही स्पेशल विल गू एकदम से वहीं हटा, जायंट सनकीविल एक जो बंदी बनी पड़ी थी वो एकदम से टूट गई और वो निकल गई, आज़ाद हो गई और तुरंत ही ट्रू यांग बिल्डिंग के कंट्रोल करने की कोशिश की। लेकिन अगले ही मोमेंट पूरे 50,000 स्पेशल विल गू बाहर आ गए और फिर से उसको आपस में पकड़ लिया। सेंट्रल कॉन्टिनेंट के गू इमॉर्टल ने इस चीज़ को बहुत गहरा रिसर्च किया था। उन्होंने कभी भी जायंट सनकीविल को अंडरएस्टिमेट नहीं करा था। स्पेशल विल गू इमॉर्टल गू नहीं था, इसलिए क्वांटिटी बढ़ाई जा सकती थी। जायंट सनकीविल जो अभी थोड़ी देर पहले ही आज़ाद हुआ था, दोबारा सील कर दिया गया था। वो गुस्से में ज़ोर से चीख रहा था, फिर भी उसने अटैक करना स्टार्ट करा था और मोमेंटम को रैपिडली दोबारा से अपने फेवर में करने की कोशिश कर रहा था। और बार बार जो स्पेशल विल गू थे उन्हें तोड़ने की कोशिश कर रहा था। लेकिन कुछ ही देर बाद तीसरी वेव दोबारा से आई, यानी ये वेव थी ये भी टूट गई, लेकिन जो तीसरी वेव थी उसके अंदर 1 लाख से भी ज़्यादा स्पेशल विल गू थे। सेंट्रल कॉन्टिनेंट के गू इमॉर्टल ने हज़ारों सालों तक इसलिए मेहनत की थी कि मल्टीपल सुपर फोर्सेस मिला के काम किया जा सके, मैसिव परचेज किया जा सके, नॉन स्टॉप गू रिफाइनमेंट किया जा सके और इतने अमाउंट में ये जो खर्च किया गया है वो वर्थ इट हो। ये सब कुछ सेक्रीफाइस अब फेंग युआन के हाथ में था और उसने इसको परफेक्टली यूज़ करा था। दोबारा ट्रैप होने के बाद जायंट सनकीविल ने चीखा और चिल्लाया। जायंट सनकीविल एक इमॉर्टल वनरेबल का विल था, उसके पास सोचने समझने की क्षमता थी। उसने रियलाइज़ किया कि वो एक ट्रैप में फंस चुका है और एनिमी साइड से फुल प्रिपरेशन की है और उसने अपने गैस को थोड़ा बहुत गैस करने की कोशिश करी, थोड़ा रखा देखा सोचा, लेकिन कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। तो भाई अब इतना ये होते जो इमॉर्टल लोग होते हैं ना भाई, ये होते हैं थोड़े से मेंटली पागल। इनको समझ नहीं आता ना तो ये पागलों की तरह गुस्सा करते हैं और दोबारा से गुस्सा करने लग गया था, लेकिन वापस से कंट्रोल करा और शांत हो गया। फिर उसने सोचना स्टार्ट करा। उसने एक फ्लॉ दिखा जो एक चीज़ थी, चाहे स्पेशल व्हील उसने हर तरफ से उसे टाइटली घेरा हो, इसका मतलब ये नहीं था कि कोई वीकनेस नहीं हो। ये स्पेशल व्हील गू इमॉर्टल ने रिफाइन किए थे और रिफाइन किए हुए गू वर्म डायरेक्टली एनवायरनमेंट में प्राइमल एसेंस एब्जॉर्ब नहीं कर सकते और यहाँ उनके पास कोई प्राइमल एसेंस का सप्लाई भी नहीं है। तो फिर ये स्पेशल व्हील गू चलते कैसे हैं? इतने सारे गू मतलब को फ्यूल कौन दे रहा है, इनको चला कौन रहा है? जायंट सनकीविल ने थोड़ा सोचा और उसे समझ आ गया ये स्पेशल व्हील गू प्राइमल एसेंस नहीं बल्कि इमॉर्टल एसेंस एब्जॉर्ब कर रहे थे। एक लोवेस्ट ग्रेड का रैंक 6 ग्रीन ग्रेप इमॉर्टल एसेंस जो बीट होता है वो ऑलमोस्ट अनलिमिटेड प्राइमल एसेंस में कन्वर्ट हो सकता है। तो इमॉर्टल एसेंस ही उनका फ्यूल सोर्स था और ये इमॉर्टल एसेंस बहुत अच्छे से छुपाया गया था। क्लियरली कुछ और गू वॉर्म स्पेशल व्हील गू के साथ कोऑर्डिनेट कर रहे थे और जो जायंट सन के जो रोक रहे थे ना, बहुत सारी जो हिडन इन्फॉर्मेशन तो वही बनाने में मदद कर रहे थे, यानी जो स्पेशल व्हील गू है उनको सपोर्ट देने के लिए और भी गू वॉर्म थे। जायंट सनकीविल सोचते हुए कहती है, अगर मैं इनका इमॉर्टल एसेंस के साथ कनेक्शन तोड़ दूं तो ये स्पेशल व्हील गू मेरे लिए कुछ खास थ्रेट नहीं रहेंगे, लेकिन ये करने के लिए उसको पूरी तरह से उस गू फॉर्मेशन को समझना पड़ेगा। जैसे सेंट्रल कॉन्टिनेंट के गू इमॉर्टल ने उसके येलो एप्रिकॉट इमॉर्टल एसेंस को एकदम सील कर दिया था और वो कुछ नहीं कर पा रहा था, ट्रू यांग बिल्डिंग को एकदम सप्रेस कर दिया था। वैसे ही जायंट सनकीविल को भी कुछ सिमिलर सोचना पड़ेगा। वहीं खड़े खड़े जायंट सनकीविल ने तेज़ी से सोचना स्टार्ट करा। उसे 10 से ज़्यादा क्लूज़ मिल गए। उन क्लूज़ के बेसिस पर उसने डिडक्शन करके गू फॉर्मेशन का वो जो स्ट्रक्चर था धीरे धीरे क्लियर होने लग गया उसको। दूसरी तरफ लैंड स्पीड भी
एकदम चुप कर अपनी मौत का इंतज़ार नहीं कर रहा था। जैसे ही उसने फ़ील करा कि जायंट सन की विल सप्रेस्ड हो गया है, उसने अपनी पूरी ताकत लगा दी सील तोड़ने के लिए। ग्रुल मड का इफ़ेक्ट बहुत ही टेरिफाइंग था। उसकी बॉडी पे लगा ग्रीन गेप जो पेस्ट था, क्रैक्स आ गए थे उसके ऊपर। उसके पंख पर लगे ब्लैक शगल्स भी एकदम से फिर से टूटने लगे थे और 4 जंजीरें तक और टूट गई थी। लैंड स्पीड फ्रॉस्ट जेड पिकॉक चीखते हुए कहता है, एक शार्प स्कीम के साथ उसका जो पूरा बॉडी था ज़ोर से काँपता है। उसके दोनों पंख ज़्यादातर ग्रीन पेस्ट जो लगा था वो गिर चुका था और अपने पंख फैला दिए थे। हर तरफ से ठंडी ऑरा निकल रही थी उसकी स्पॉटलेस वाइट बॉडी से और उसने सर ऊँचा उठाया था। बहुत ही रॉयल और खूबसूरत लग रहा था। लेकिन जैसे ही उसने अपने बड़े पंख कंप्लीटली अनफोल्ड करके कोशिश करी आगे उड़ने की, जंजीरों को खोलने की, टाइटली खींचने की, उसकी मूवमेंट अचानक से रुक गई और उस दर्द ने उसके गुस्से को और भी ज़्यादा बढ़ा दिया। अब सिर्फ 3 चेन्स बची थी लेकिन वो अभी भी उसकी फ्रीडम को टाइटली जकड़ के रखी हुई थी। बस 3 चेन और फिर वो आज़ाद हो सकता था। यहाँ पे अपने पीकॉक के अंदर से एकदम कोल्ड लुक निकल रहा था। वो बस एक ही नाम चिल्ला रहा था कि ब्रेक देम ब्रेक देम ब्रेक देम। बस यही उसके मुंह पे रटा हुआ था। जायंट सन की विल एकदम वो कहती है डैम इट, अगर लैंड स्पीड ने कंट्रोल तोड़ दिया तो ट्रू यांग बिल्डिंग कहीं भी थ्रो हो सकती है और अगर इंपीरियल कोड ब्लेस्ड लैंड का प्रोटेक्शन हटा तो कोई इमॉर्टल टूट पड़ेंगे जैसे चींटियां हाथी पे चढ़ जाएंगी। बट अभी जायंट सन कुछ भी नहीं कर सकता था। वो बस सोच रहा था। कुछ लिमिटेड मेथड्स मिल गए थे बट ये इनफ नहीं थे सिचुएशन कंट्रोल करने के लिए। अब दिखाया जाता है ट्रू यांग बिल्डिंग के आउटसाइड में लॉफ्टी टाइगर, ज़मीन हिल गई थी, जो हवा में एकदम एकदम छलांग लगाया था। उसके बड़े बड़े क्लॉस ताई बायुशंग पर लड़ने के लिए आ गए थे। ताई बायुशंग एकदम फास्ट रिफ्लेक्स के साथ वो तुरंत ही बच गया था लेकिन क्लॉस की हवा में उसे एकदम हिला दिया था, यानी जो हवा ही उसके साइड से निकली उसने हिल गया था। और जो विलो पॉइंट्स भी आसमान में एकदम नीचे गिर रही थी, बड़े बड़े साइज़ की थी और एकदम कैनन साइज़ के गोले जितनी बड़ी थी। धीरे धीरे लग रहा था कि स्पीड और ज़्यादा तेज़ बढ़ रही है और डैमेज भी डेंजरस है। पहले से बस कुछ ज़्यादा, यानी इससे ज़्यादा 3 टच हुआ था। उसके ऊपर प्रोटेक्टिव जो लेयर थी ना, प्रोटेक्टिव लेयर, वो सारी डिस्ट्रॉय हो चुकी थी। अब वो हर एक पिलो वाइंड से बच रहा था और बहुत मुश्किल से सिचुएशन सीरियस हो गई थी तो संभाल पा रहा था। और अगर एक गलती हो गई ना, बस एक गलती, तो डेथ तो श्योर थी। लोगों का रिएक्शन तो ये था कि ओ नो, ताई बायुशंग तो फेल होने वाला है। दूसरा कहता है उसने गू इमॉर्टल बनने के लिए प्रॉपर प्रिपरेशन नहीं की थी। तीसरा कहता है कम ऑन ताई बायुशंग, यू गॉट दिस। फैंग युआन एकदम बस देख रहा था, वो भी टेंशन में आ गया था, क्या ये फेल होने वाला है। उसने लक इंस्पेक्शन को एक्टिवेट करा। ताई बायुशंग की लक अभी भी ब्लूम कर रही थी पर अगले ही सेकंड उसका जो लक था उसमें जो 4 हिस्से से उनमें से बस एक ही हिस्सा बचा और बाकी हिस्सा गायब। कभी एक बड़ा लाइट ट्रू यांग बिल्डिंग से निकला। विलो वाइंड उससे टकरा के वैनिश हो गई और क्लियर हेवन क्यूआई में बदल गए और लाइट प्रेयर ने टाइगर को भी चेस किया और टच होते ही टाइगर धीरे धीरे एकदम छोटा होकर वैनिश हो गया। लोग एकदम शॉक्ड रह जाते हैं। ट्रू यांग बिल्डिंग ने मूव किया, ओल्ड एंसेक्टर ने प्रोटेक्ट किया है ताई बायुशंग को, हैं। दूसरे लोग कहते हैं बकवास, उसमें जायंट सन का ब्लड लाइन नहीं है, वो ऐसा करेगा ही नहीं। दूसरा कहता है डाइवर्ट डिजास्टर भी हो सकता है, क्या पता ये जो डिजास्टर था ये भी तो एक ट्रिबुलेशन और क्लैमिटी थी। शायद हो सकता है कि यहाँ पे जो डाइवर्ट डिजास्टर हुआ है उसने इस क्लैमिटी को गायब कर दिया हो। हाई लॉलन एक्साइटेड होकर कहता है ये है हेवनली ट्रिबुलेशन और क्लैमिटीज डाइवर्ट कर सकता है, मुझे ये इमॉर्टल बू चाहिए। जायंट सन की विल ने डाइवर्ट डिजास्टर को एक्टिवेट किया था। उसने येलो एप्रिकॉट इमॉर्टल एसेंस का यूज़ किया था और नेक्स्ट उसने ह्यूमन क्यूआई इमॉर्टल को एक्टिवेट किया था। ताई बायुशंग पे एक वाइट लाइट गिरी थी और ह्यूमन क्यूआई इमॉर्टल को ताई बायुशंग की ह्यूमन क्यूआई से 10 गुना ज़्यादा पावरफुल था। अब उसको और ज़्यादा ह्यूमन ये जो हेवन अर्थ क्यूआई को चाहिए होगा ताकि बैलेंस बना सके, क्योंकि उसका जो कटोरा था और ज़्यादा बड़ा हो चुका है। ताई बायुशंग हंस के कहता है, वो बिना टाइम वेस्ट करे सब कुछ एब्जॉर्ब करने लगा। हेवन क्यूआई, अर्थ क्यूआई, ह्यूमन क्यूआई सब कुछ कंबाइन करके आगे बढ़ने लगा। लेकिन डेंजर उस पर फील हो रहा था। फ्यूचर का पोटेंशियल भी अब उसका बूस्ट हो रहा था लेकिन डेंजर अभी भी फील हो रहा था। फ्रॉस्ट जेट पीकॉक जो एकदम फ्यूरियस हो चुका था, इतना हेवन एंड अर्थ क्यूआई ड्रॉ होने से उसकी जो बॉडी थी वो वीक होने लग गई थी। अब हमें समझ आ रहा था कि शायद ये जायंट सन की विल है ये पीकॉक को हराने के लिए ताई बायुशंग का यूज़ कर रही है। अगर ताई बायुशंग ज़्यादा इस चीज़ को एब्जॉर्ब करेगा तो ये जो फ्रॉस्ट जेट पीकॉक की जो स्पिरिट है उसकी कमज़ोरी है ये और उसकी पावर कम होती जाएगी। इसलिए जायंट सन की विल एकदम कहती है लिटिल स्पैरो, तू अब ज़्यादा देर तक टिकने वाली नहीं है, ज़्यादा देर तक तेरा बस अब काम खत्म होने वाला है। उसने जो लिमिटेड इमॉर्टल एसेंस निकाला था उसका बेस्ट यूज़ करा था सक्सेसफुल सिचुएशन को कंट्रोल करने के लिए। जायंट सन का विल अब ज़्यादा टाइम के लिए स्पेशल विल गू को फॉर्मेशन को समझने लगा था। जैसे ही वो इस चीज़ को समझा था उसके ऊपर थोड़ी बहुत पावर आ गई थी, यानी वो समझ चुका था तो थोड़ी बहुत चीज़ें यूज़ कर पा रहा था। और जैसे ही इमॉर्टल एसेंस का सील तोड़ दिया गया 88 रैंक बिल्डिंग अपनी फुल रैंक 8 की पावर दिखाएगी। और फैंग युआन नर्वस होकर कहता है मैंने अंडरस्टिमेट करा इमॉर्टल वनरेबल की विल को, टाइम अब कम बचा है, अब सिर्फ ताई बायुशंग पे सब होप है। प्लीज़ कोई इमॉर्टल बन जाओ वरना तो काम खत्म, प्लीज़ कोई इमॉर्टल बन जाओ। लास्ट शब्द यही थे फैंग युआन के। इसी के साथ हम एपिसोड करते हैं ख़त्म। फिर मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड में कल।